Hello everyone, this is Mohit Advocate. Welcome back to another video. In this lecture we will study भारतीय न्याय संहिता 2023 और आज हम पढ़ने वाले सेक्शन 27 टू सेक्शन 33 ऑफ भारतीय न्याय संहिता, दैट इज जनरल एक्सेप्शंस, चैप्टर 3 ऑफ द भारतीय न्याय संहिता। ठीक है, तो हम सेक्शन 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 आज हम पूरे कर लेंगे सेक्शन 27 टू सेक्शन 33। और कल वाली वीडियो में मैं ऑफ राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस जो भारतीय न्याय संहिता की वो वाले करवा दूंगा। वैसे तो बिल्कुल कॉपी पेस्ट है, जो हमारे आईपीसी में थे वो मैंने पहले भी लेक्चर करवाए भी हुए हैं, मैं दोबारा भी करवा दूँ, कोई दिक्कत नहीं, अपनी रिवीजन होगी और अपने कॉन्सेप्ट और स्ट्रॉन्ग होंगे। ठीक है, तो हम विदाउट वेस्टिंग ऑफ फर्दर सेकंड डायरेक्ट रीडिंग चालू करते हैं और मैं साथ साथ समझाता हुआ भी चलूँगा कि लेजिस्लेटिव इंटेंट क्या है इस सेक्शन को बनाने में, इन सेक्शंस को बनाने में। ठीक है, ये बारे जो जनरल एक्सेप्शंस के सेक्शंस हैं ये आईपीसी से ही उठाकर कॉपी पेस्ट किए गए हैं, कोई भी चेंजेस नहीं है जैसा कि अब तक मैं पढ़ रहा हूँ इन्हें। ठीक है, तो कोई टेंशन की बात नहीं है, जैसा मैं इस रैपिड डिटेल सीरीज़ में पढ़ा रहा हूँ वैसा ही पढ़ना है। और पहले बेयर एक्ट पढ़ना है, पूरे एक्ट्स का जो नए क्रिमिनल लॉज आए हैं सबके पहले बेयर एक्ट पढ़ने हैं और उनकी इंटरप्रिटेशन जाननी है, उसके बाद ही अपने नोट्स में से मेरे को पढ़ना है। ठीक है, और आपको मैं पढ़ाऊँगा। ठीक है, तो ये मेरा माइंडसेट है इस न्यू लॉज को पढ़ाने में। और अब हम विदाउट वेस्टिंग ऑफ फर्दर साइकिल स्टार्ट करते हैं सेक्शन 27 से। एक्ट डन इन गुड फेथ, कार्य किया है अच्छे विश्वास में किया है, फॉर बेनिफिट ऑफ चाइल्ड, और किसके फायदे के लिए, किसके लाभ के लिए किया है, एक बच्चे के लाभ के लिए किया है। कार्य किया है अच्छे विश्वास में किया है, एक बच्चे के लाभ के लिए किया है। और पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, या व्यक्ति जो कि अनसाउंड माइंड का व्यक्ति उसके लाभ के लिए कोई कार्य किया है। ठीक है, एक व्यक्ति ने, अब देखिए, बाय और बाय कंसेंट ऑफ गार्जियन, भैया तो इनकी कंसेंट ले ली थी, किसकी, उस बच्चे की या फिर अनसाउंड माइंड के व्यक्ति की कंसेंट ले ली थी। ठीक है, उनकी कंसेंट तो लेना इलॉजिकल सा होगा कि भाई वो कंसेंट कैसे दे पाएंगे। ठीक है, उनकी कंसेंट तो वॉइड सी लगती है। अब देखिए, और बाय कंसेंट ऑफ गार्जियन, या उनके ऊपर जो अच्छे विश्वास से कार्य किया गया है वो कंसेंट, वो सहमति उनके गार्जियन ने दी है, मतलब रिश्तेदार ने दी है। ठीक है, अब सेक्शन 27 की बॉडी हम पढ़ते, देखिए, नथिंग विच इज डन इन गुड फेथ, कुछ भी वो नहीं जो अच्छे विश्वास में हुआ है, फॉर द बेनिफिट ऑफ पर्सन अंडर 12 ईयर ऑफ एज, और जो अच्छे विश्वास में हुआ है बस लाभ के लिए, फायदे के लिए, किसके और किसके लाभ के लिए, एक वह व्यक्ति जो कि 12 साल से नीचे का है। ठीक है, 12 साल से आयु के नीचे का है। और पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, या फायदे के लिए, अच्छे विश्वास में, गुड फेथ में, बेनिफिट के लिए हुआ है, किसके लिए, पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, एक व्यक्ति जो कि अनसाउंड माइंड, पगले दिमाग का व्यक्ति, उसके लिए हुआ है। बाय और बाय कंसेंट, भाई या तो इनकी कंसेंट ले ली गई है या सहमति किसकी ले ली गई है, इधर एक्सप्रेस और इम्प्लाइड, या तो इन्होंने 12 साल से कम की आयु के बच्चे ने कंसेंट दे दी है, इम्प्लाइड दे दी है, मतलब कंडक्ट से दे दिया, फिर एक्सप्रेस लिख कर या खुल कर दे दिया। ठीक है, वही अनसाउंड माइंड के व्यक्ति ने इम्प्लाइड कंसेंट दे दी, सहमति दे दी है, या फिर लिख कर या बोल कर एक्सप्रेस कंसेंट दे दी। अब देखिए, ऑफ द गार्जियन, ठीक है, बाय और बाय कंसेंट इधर एक्सप्रेस और इम्प्लाइड ऑफ द गार्जियन और अदर पर्सन हैविंग लॉफुल चार्ज ऑफ दैट पर्सन। अब ये लीजिए, यहाँ क्लियर कर दिया बिल्कुल भी, जो ये 12 साल से नीचे का बालक है और अनसाउंड माइंड का व्यक्ति है, इनके ऊपर कोई एक्ट होता है वो गुड फेथ में होता है। ठीक है, इनके बेनिफिट के लिए होता है, तो इनकी कंसेंट ये नहीं दे सकते क्योंकि ये कॉम्पिटेंट नहीं है कंसेंट देने के लिए। तो इनके लिए कंसेंट कौन देगा, या तो इनके गार्जियन देंगे, गार्जियन देगा जो कि इनका रिलेटिव खास रिश्तेदार होता है वो देगा, और अदर पर्सन हैविंग लॉफुल चार्ज ऑफ दैट पर्सन, या फिर कोई ऐसा व्यक्ति इनके बारे में कंसेंट देगा जिसके ऊपर उस व्यक्ति का जिसके ऊपर जो उस व्यक्ति के ऊपर लॉफुल चार्ज रखता है। ठीक है, जैसे मान के चलिए, जैसे 12 साल का जो इसमें बच्चा दे रखा, 12 साल से कम की आयु का जो व्यक्ति है वो मान के चलिए किसी ऑर्फनेज में रहता है, तो लॉफुल चार्ज किसका है उसके ऊपर, ऑर्फनेज जो संभाल रहे हैं जिसके ऊपर ऑर्फनेज की रेस्पॉन्सिबिलिटी उनका लॉफुल चार्ज है, तो वो दे देंगे कंसेंट। ठीक है, एक्सप्रेस दे देंगे या इम्प्लाइड दे देंगे। ठीक है, अब देखिए, इज एन ऑफेंस, तो कुछ भी ऑफेंस नहीं है, तो क्यों, बाय रीजन ऑफ एनी हार्म विच इट मे कॉज, बस कुछ भी ऑफेंस नहीं, सिर्फ इस कारणवश की कुछ हार्म होता है, कुछ हानि होती है। किस पर हानि होती है, इस 12 साल से कम के व्यक्ति के ऊपर या फिर अनसाउंड माइंड के व्यक्ति के ऊपर, अच्छे विश्वास में, गुड फेथ में, इनके बेनिफिट के लिए कुछ हानि होती है इन्हीं के ऊपर। ठीक है, और इनकी गार्जियन या अदर पर्सन हैविंग लॉफुल चार्ज उनकी कंसेंट से होती है। अब देखिए, और भी इंटेंडेड बाय द डूअर टू कॉज, या फिर इंटेंशन है थोड़ी बहुत की डूअर की, जो करने वाला है हानि, कि भाई हाँ कॉज हो सकती है हानि, और टू बी नोन बाय द डूअर टू बी लाइकली टू कॉज टू दैट पर्सन, या फिर नॉलेज भी है डूअर को कि भाई मैं इस पर एक एक्ट करूँगा, मैं इस पर ये एक्ट करूँगा तो इसको हानि हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे इंटेंशन भी है डूअर की और नॉलेज भी है कि हानि हो सकती है। ठीक है, पर हानि के ऊपर की कोई चीज़ नहीं हो सकती। ठीक है, हानि भाई हर्ट हुआ, ग्रीवियस हर्ट भी नहीं हो सकता, बस
नॉलेज है, इंटेंशन है, बस हानि हो सकती है, थोड़ी चोट हो सकती है मामूली सी, ग्रीवियस हर्ट तक भी बात नहीं पहुंच सकती, ठीक है। ये कहना चाह रहा है हमारे 27 का पैरा बना, पढ़ते हैं हम इसका प्रोवाइजो। सेक्शन 27 भारतीय न्याय संहिता का प्रोवाइजो में पढ़ने वाला हूँ। प्रोवाइजो है ना भैया, एक्सेप्शन की भी, सॉरी सेक्शन की एक्सेप्शन होती है, ठीक है। जो जैसे 27 का ये प्रोवाइजो लिखा है ना, प्रोवाइडेड दैट दिस एक्सेप्शन शैल नॉट एक्सटेंड टू, तो ये प्रोवाइजो है ना इस सेक्शन की एक्सेप्शन है। अगर ये चीज़ें हुए ना तो उस जो व्यक्ति है, जो डूअर है, जो 12 साल से कम के व्यक्ति के ऊपर कुछ हानि पहुंचाने वाला है, या अनसाउंड माइंड के व्यक्ति के ऊपर कुछ हानि पहुंचाने वाला है, अगर इन एक्सेप्शन में फॉल पड़ गया ना, इस प्रोवाइजो के एक्सेप्शन में जो दी गई है नीचे, तो उसका बचाव नहीं हो पाएगा, उसको सजा हो जाएगी। अब देखिए, प्रोवाइडेड दिस एक्सेप्शन शैल नॉट एक्सटेंड टू, बताया गया है कि ये एक्सेप्शन जो सेक्शन 27 है ये नहीं लगेगी इन पर। देखिए ए, द इंटेंशनल कॉजिंग ऑफ डेथ, भाई स्वयं जानबूझकर इंटेंशन, इरादन मृत्यु करना चाहता है, किसकी, एक डूअर, किसकी कौन डूअर, जो भाई एक एक्ट कोई कार्य करने वाला है, जो ऊपर ऊपर से तो दिखा रहा है कि मैं तो गुड फेथ में, अच्छे विश्वास में और इसके बेनिफिट के लिए कार्य कर रहा हूँ, 12 साल से कम के व्यक्ति के बेनिफिट के लिए और अनसाउंड माइंड के व्यक्ति के बेनिफिट के लिए, पर मन ही मन में इरादन इंटेंशनल बना रहा है, इंटेंशन बना रहा है कि हाँ मार दूंगा। तो अगर ये इंटेंशन आई ना तो उसका बचाव नहीं हो पाएगा डूअर का, उसको सजा हो जाएगी। अब देखिए, द इंटेंशनल कॉजिंग ऑफ डेथ और टू द अटेम्प्टिंग टू कॉज डेथ, या तो इरादन मृत्यु करने की वो ठान लेता है, सोच लेता है उस व्यक्ति की, 12 साल से कम के व्यक्ति और अनसाउंड माइंड के व्यक्ति की, या फिर अटेम्प्ट प्रयास कर देता है मृत्यु करने का, तो उसको सेक्शन 27 भारतीय न्याय संहिता का एक्सेप्शन डिफेंस नहीं मिलेगा उस डूअर को, ठीक है। अब देखिए, इसके इलस्ट्रेशन भी दूंगा, सब कुछ समझ में आएगा। बी, द डूइंग ऑफ एनीथिंग विच द पर्सन डूइंग इट नोज टू बी लाइकली टू कॉज डेथ, ये एक्सेप्शन तब भी नहीं लगेगी अगर जो डूअर है वो क्या कर देता है, द डूइंग ऑफ एनीथिंग ऑफ विच द पर्सन डूइंग इट नोज टू बी लाइकली टू कॉज डेथ, अगर उसने डूअर ने गुड फेथ में एक एक्ट किया 12 साल से कम के व्यक्ति के ऊपर और अनसाउंड माइंड के व्यक्ति के ऊपर, और वो क्या हुआ, सीधा सीधा वो क्या हुआ, उसमें उस डूअर की जो करेगा उनके ऊपर एक्ट, उसकी नॉलेज है कि हाँ भाई पहले तो हानि सोच रहा था पर हाँ हानि नहीं, अब भाई मृत्यु भी हो सकती है इनकी, ठीक है। अब देखिए, फॉर एनी पर्पस अदर देन द प्रिवेंटिंग ऑफ डेथ और ग्रीवियस हर्ट, बस एक और एक्सेप्शन दे दी। अब एक्सेप्शन में एक्सेप्शन आ गई, भाई नॉलेज हो डेथ की चल जाएगा, लेकिन नॉलेज डेथ की किस लिए हो, बस जो डूअर है वो रोक सके कि हाँ भाई मैं नॉलेज तो पाल रहा हूँ, हाँ मैं जानकारी तो रख रहा हूँ कि हाँ भाई मैं जो इसके ऊपर हानि कोज करूँगा और इससे इसकी डेथ भी हो सकती है, पर वो डेथ किसको प्रिवेंट करने के लिए अगर चल जाएगी, अगर भाई आप प्रिवेंट करना चाहते हो उसी व्यक्ति की डेथ या उसी व्यक्ति को कोई ग्रीवियस हर्ट से बचाना चाहते हो, तो आप नॉलेज भी पाल सकते हो कि उसकी डेथ हो जाएगी, ठीक है, किसकी, 12 साल से कम के बच्चे की या फिर अनसाउंड माइंड के व्यक्ति की, ठीक है। अब देखिए, और द क्योरिंग ऑफ एनी ग्रीवियस डिजीज और इन्फर्मिटी, या फिर नॉलेज आ जाती है डेथ की, ठीक है, नॉलेज आ जाती है डेथ की, जानकारी आ जाती है डेथ की, हाँ भाई मर भी सकता है जो मैं एक्ट करूंगा, जो मैं कार्य करूंगा इस व्यक्ति के ऊपर, लेकिन सीधा सीधा क्या होता है, और द क्योरिंग ऑफ एनी ग्रीवियस डिजीज और इन्फर्मिटी, तो यह नॉलेज चल जाएगी अगर कि डूअर ने क्या सोचा है कि भाई इस व्यक्ति को तो कोई ग्रीवियस डिजीज, कोई घातक बीमारी हुई पड़ी है, फिर इन्फर्मिटी, कुछ इन्फर्मिटी हुई पड़ी है, उससे अगर इसको क्योर नहीं किया गया ना, इसका इलाज नहीं किया गया, तो इसकी डेथ ही हो जाएगी। तो अगर आप ये नॉलेज पाल रहे हो ना, एक डूअर जो उस 12 साल से कम की आयु के बच्चे के ऊपर एक एक्ट करेगा गुड फेथ में, ठीक है, उसके बेनिफिट के लिए, और अनसाउंड माइंड के व्यक्ति के ऊपर उस गुड फेथ में उसके बेनिफिट के लिए, तो अगर डूअर ने यह सोचा ना कि भाई नॉलेज तो है डेथ की, पर बस वो क्या करने के लिए नॉलेज आई है डेथ की, कि भाई मैं इस व्यक्ति के ऊपर एक एक्ट करूंगा, जो कि सिर्फ एक्ट क्या होगा, इसको जो ग्रीवियस डिजीज और इन्फर्मिटी हुई पड़ी है ना, मतलब ये बहुत घातक बीमारी से जूझ रहा है, इसकी मैं इस बीमारी को सही कर दूंगा, ठीक है। पर हाँ, इसको इतना बड़ा फोड़ा हुआ पड़ा है, इसको मान के चलो एक इतना बड़ा पिंपल हुआ पड़ा है इसकी हार्ट पे, तो भाई डूअर को, जो डॉक्टर है, जो डूअर है, जो मान के चलो अनसाउंड माइंड के व्यक्ति के दिल पर एक फोड़ा पिंपल हुआ पड़ा है, एक 12 साल से कम की आयु के बच्चे के ऊपर फोड़ा हुआ पड़ा है, तो वो सीधा सीधा क्या कहेगा, यही कहेगा कि मेरे को बचा लीजिए आप। तो अब भाई डॉक्टर को जो सर्जरी करेगा उसको पता है ना भाई इतना बड़ा फोड़ा है, कम से कम इतना फोड़ा है, कम से कम एक पूरा 2 किलो का, तो उसको पता है ना कि भाई इसको ग्रीवियस डिजीज हुई पड़ी है, और ये अगर एक्सप्लोड हुआ तो ये वैसे ही मरेगा भाई, और मैं इसमें कुछ कार्रवाई करूंगा, और मेरे से अगर ये इतना बड़ा है, मैंने आज तक ऐसा कोई सीवियर केस देखा नहीं है, ठीक है, इंडिया में कोई मान को चलो पहला ही कोई ऐसा केस है, ठीक है, जो इतने बड़े 2 किलो के फोड़े का मतलब पिंपल का इलाज हो रहा है, उसकी सर्जरी हो रही हो, तो डॉक्टर को नॉलेज आ जाएगी भाई बिल्कुल दिल के पास, हार्ट के पास एक पिंपल हुआ पड़ा है बहुत ही मोटा, उसकी सर्जरी करनी है,
तो इससे डेथ हो भी सकती है। नॉलेज आ गई कि भाई हो भी सकती है, अगर कुछ गलत इंस्ट्रूमेंट्स अंदर चले गए ज़्यादा और जो जो और इसमें जो गंदा मटेरियल है वो बाहर नहीं आया तो डेथ भी हो सकती है। बस अगर डॉक्टर ये बता दे भाई, मेरा रीज़न पता है क्या था नॉलेज पालने का, डॉक्टर बताएंगे कोर्ट में कि मेरे को पता था कि हाँ मेरे इस एक्ट से इसकी डेथ हो सकती है, पर वो क्या कहेंगे भाई मैंने सिर्फ इसकी ग्रीवियस डिजीज और इन्फर्मिटी को क्योर करने के लिए अपना ये नॉलेज लगाई थी कि यहाँ पर डेथ हो सकती है। तो मेरे को आप डिफेंस दीजिए किसका, सेक्शन 27 भारतीय न्याय संहिता का। उस डॉक्टर को डिफेंस मिलेगा इस केस में, उसको ये नहीं बोल सके तुमने उसका मर्डर कर दिया, ठीक है, कल्पेबल होमिसाइड कर दिया, नो, ठीक है। अब सी, द वॉलंटरी कॉजिंग ऑफ ग्रीवियस हर्ट, स्वयं इच्छा से जानबूझकर क्या करना है, वॉलंटरली अपनी मर्जी से वो डूअर क्या कर रहा है उन 12 साल से व्यक्ति के 12 साल से कम की आयु के व्यक्ति के ऊपर और अनसाउंड माइंड के पर्सन के ऊपर ग्रीवियस हर्ट कर रहा है, स्वयं इच्छा से कोज कर रहा है। ग्रीवियस हर्ट मतलब घातक चोट पहुंचा रहा है, देखिए। और टू द अटेम्प्टिंग टू कोज ग्रीवियस हर्ट, या फिर प्रयास कर रहा है घातक चोट पहुंचाने का, ग्रीवियस हर्ट पहुंचाने का, अनलेस इट बी फॉर द पर्पस ऑफ प्रिवेंटिंग डेथ और ग्रीवियस हर्ट। एक्सेप्शन इसमें भी दे दी भाई, वॉलंटरी कोज तो कर रहा है ग्रीवियस हर्ट, बस क्या अनलेस, एक्सेप्शन क्या दे दी भाई, ग्रीवियस हर्ट को प्रिवेंट करने के लिए, ठीक है, सॉरी ग्रीवियस हर्ट कोज तो कर रहा है पर एक्सेप्शन दे दी कि भाई कब बच जाएगा, कब अगर ग्रीवियस हर्ट करेगा तो बच जाएगा, स्वयं इच्छा से ग्रीवियस हर्ट कोज करे एक डूअर ने, ठीक है। तो बोल रहा आगे बोल रहा कि अगर स्वयं इच्छा से ग्रीवियस हर्ट कोज करा ना, अगर ये वाले रीजंस नहीं है तो बचाव नहीं मिलेगा सेक्शन 27 भारतीय न्याय संहिता का। अगर तो ये वाले, अब मैं रीजंस बताने वाला हूँ, ये वाले हैं तो बचाव मिल जाएगा, डिफेंस मिल जाएगा सेक्शन 27 भारतीय न्याय संहिता का। अब देखिए, अनलेस इट बी फॉर द पर्पस ऑफ प्रिवेंटिंग डेथ, अगर एक व्यक्ति के ऊपर 12 साल से कम की आयु के व्यक्ति के ऊपर और अनसाउंड माइंड के व्यक्ति के ऊपर ग्रीवियस हर्ट वॉलंटरली कोज हो रहा है तो सिर्फ किस लिए हो रहा है, इट बी फॉर द पर्पस ऑफ प्रिवेंटिंग डेथ, उस व्यक्ति की डेथ, मौत ना हो जाए, इसको बचाने के लिए उसके ऊपर ग्रीवियस हर्ट हो रहा है कोई, ठीक है। और ग्रीवियस हर्ट और द क्योरिंग ऑफ एनी ग्रीवियस डिजीज और इन्फर्मिटी, या फिर ग्रीवियस हर्ट एक व्यक्ति के ऊपर हो रहा है, सिर्फ ग्रीवियस डिजीज और इन्फर्मिटी को उसको क्योर करने के लिए, ठीक है। तो इसलिए हो रहा है, क्योर करने के लिए मतलब सही करने के लिए उस 12 साल से कम की आयु के व्यक्ति के ऊपर और किसके ऊपर, अनसाउंड माइंड के व्यक्ति के ऊपर, ठीक है। तो भी एक्सेप्शन लग जाएगी, लेकिन ऊपर जो फॉर्मर पार्ट में दे रखा तब नहीं लगेगी। अगर अनलेस के बाद जो एक्सेप्शन दे रखी कि भाई आप प्रिवेंट करना चाहते थे डेथ या ग्रीवियस हर्ट, आप क्योर करना चाहते थे कोई ग्रीवियस डिजीज या इन्फर्मिटी, तो आपका एक्सेप्शन मिल जाएगी। अगर आपने स्वयं इच्छा से ग्रीवियस हर्ट भी उस 12 साल से कम के व्यक्ति पर पहुंचाया है या फिर अनसाउंड माइंड के व्यक्ति पर पहुंचाया है, ठीक है। अब डी, जो कि हमारी सेक्शन 27 की प्रोवाइजो की लास्ट हमारा एक्सेप्शन, अब देखिए, द अबैटमेंट ऑफ एनी ऑफेंस टू द कमिटिंग ऑफ विच ऑफेंस इट वुड नॉट एक्सटेंड। अब ये बता रहा है कि डूअर अबैटेड हो गया था, मतलब एक व्यक्ति ने डूअर को, जो एक 12 साल से कम के व्यक्ति को भड़काएगा, मतलब सॉरी क्या बोल रहा हूँ मैं, जो डूअर है, मान के चलिए एक डॉक्टर डूअर है, मतलब डॉक्टर को आप डूअर समझिए, मतलब वो कार्य करने वाला, डूअर मतलब DOER, डूअर मतलब वो कार्य करने वाला, एक 12 साल से आयु के कम के व्यक्ति के ऊपर और बालक के ऊपर और अनसाउंड पर्सन के ऊपर, तो वो क्या कार्य करने वाला है भाई, कुछ एक्ट करने वाला है, ऊपर से तो दिखा रहा है वो गुड फेथ में और उसके बेनिफिट के लिए करने वाला है, पर इंटेंशनली उसने क्या है, वो अबैटेड है, मतलब एक व्यक्ति ने जो अनसाउंड माइंड वाले व्यक्ति का दुश्मन है, ग्रजिश रखता है, उस 12 साल से कम की आयु वाले बालक से ग्रजिश रखता है, वो उस डॉक्टर को अबैट कर देता है, तो वो जो व्यक्ति जो ग्रजिश रखता है वो तो अबैटर कहलाएगा, और जो डॉक्टर अब क्या कहलाएगा, अबैटेड हो गया, वो अबैटेड हो गया, मतलब उसके ऊपर वो एडवर्स एक्ट करेगा। तो यही कह रहा है भाई, हमारी एक्सेप्शन डी यही कह रही है कि जब उस डॉक्टर ने कुछ एक्ट किया, इंटेंशनली कुछ एक्ट किया, वॉलंटरली कुछ एक्ट किया, ग्रीवियस हर्ट पहुंचा दिया, डेथ पहुंचा दी 12 साल से कम के व्यक्ति बालक की, और या फिर अनसाउंड माइंड के पर्सन की डेथ पहुंचा दी, ग्रीवियस हर्ट पहुंचा दी, तो कि उसको नहीं पहुंचाना था, ठीक है, सिंपल हर्ट पहुंचाना था और बस उसके बेनिफिट के लिए पहुंचाना था, इतनी सी मंजूरी दी थी, ठीक है। तो अब क्या हुआ, उसने अबैटेड ने, जो डॉक्टर अबैटेड हो गया था, उसने क्या किया, अबैटमेंट के जोर में आकर उस व्यक्ति को या तो डेथ पहुंचा दी या फिर मान के चलिए ग्रीवियस हर्ट पहुंचा दी। तो यही कह रहा है कि जब डॉक्टर को अबैटेड को पकड़ा जाएगा तो उसको तो पकड़ा जाएगा, उसको तो चार्ज किया जाएगा, जो भी रेलिवेंट धाराएं होंगी भारतीय न्याय संहिता की। पर अब ये कह रहा है जिसने अबैटमेंट की थी ना, अबैटर को कह रहा है अबैटर भी नहीं बच पाएगा, तो वो कह रहा है कि भाई अबैटर भी नहीं बच पाएगा, अबैटर को भी लाइबल करेंगे सेम उसके लिए, जो उस व्यक्ति पर, जो डॉक्टर पर धाराएं लगेंगी प्रावधान की भारतीय न्याय संहिता की, जो उस व्यक्ति ने एक्ट किया होगा उस पर 12 साल से कम की आयु के बालक के ऊपर और अनसाउंड माइंड के पर्सन के ऊपर, तो
अबैटर के ऊपर भी यही चार्जेस लगेंगे जो अबैटेड के ऊपर लगेंगे। अबैटर भी बच नहीं पाएगा, वो अबैटर ये नहीं कह सकता कि मैंने तो कुछ किया ही नहीं, तूने अबैटमेंट किया है। तो साफ साफ दे रखा है सेक्शन 27 भारतीय न्याय संहिता के प्रोवाइजो डी में कि अबैटमेंट, अगर अबैटमेंट हुई है ना इनसे किसी अपराध से जुड़ी हुई, तो अबैटर भी बच नहीं पाएगा, अबैटर पर भी चार्ज लगेगा इसका, उस 12 साल से कम की आयु के बालक को हार्ट पहुंचाने का, ग्रीवियस हार्ट पहुंचाने का, उसकी डेथ पहुंचाने का, या फिर अनसाउंड माइंड के व्यक्ति पर ग्रीवियस हार्ट या डेथ करने का। ठीक है, तो यही कह रहा डी द अबैटमेंट ऑफ एनी ऑफेंस, अबैटमेंट हुई है किसी अपराध की इनसे जुड़ी हुई जो ऊपर मैंने बताया, द कमिटिंग ऑफ विच ऑफेंस इट वुड नॉट एक्सटेंड। और अगर अबैटमेंट वाला ऑफेंस घट गया ना 12 साल से कम की आयु के बालक के ऊपर और अनसाउंड माइंड के बालक के ऊपर, तो कह रहा है ये एक्सेप्शन सेक्शन 27 भारतीय न्याय संहिता बिल्कुल भी एक्सटेंड नहीं होगी, लागू नहीं होगी। ठीक है, ये कह रहा है। अब हम इसकी इलस्ट्रेशन पढ़ते हैं, सेक्शन 27 भारतीय न्याय संहिता की इलस्ट्रेशन पढ़ रहा हूँ जो कि सफिशिएंट है समझाने के लिए। अब देखिए, ए इन गुड फेथ, कोई ए व्यक्ति है वो अच्छे विश्वास में क्या सोचता है, फॉर हिज चाइल्ड्स बेनिफिट विदाउट हिज चाइल्ड्स कंसेंट। ए का कोई बेटा होगा बेटी होगी मान के चलिए, उसके चाइल्ड के बेनिफिट के लिए, अपने चाइल्ड के लाभ के लिए वो क्या करता है, विदाउट हिज चाइल्ड्स कंसेंट, उसका चाइल्ड का उसने कोई सहमति नहीं ली, अपनी सहमति से क्या करता है अपने बच्चे के ऊपर क्या करता है। देखिए, हैज हिज चाइल्ड कट ऑफ द स्टोन बाय अ सर्जन, उसके चाइल्ड को भाई कोई स्टोन होगा, पत्थरी उथरी होगी, तो कह रहा है कि चाइल्ड की पत्थरी का जो पत्थरी होती है उसको निकलवा देता है किसी सर्जन से। अब कह रहा है नोइंग इट टू विल दैट द ऑपरेशन विल कॉज द चाइल्ड्स डेथ, और ए को पता भी है, जो उसका पेरेंट है उसको पता भी है पत्थरी है, छोटा बच्चा दर्द नहीं झेल पाएगा, तो नॉलेज है कि मर भी सकता है। ठीक है, ये नॉलेज। अब देखिए, बट नॉट इंटेंडिंग टू कॉज द चाइल्ड डेथ, नॉलेज है कि हाँ भाई छोटा बच्चा है, पत्थरी हुई पड़ी है, मर भी सकता है, पर इंटेंशन नहीं है, वो मेन एलिमेंट नहीं है जो मेंसरिया का चाहिए कि करना ही है। नॉलेज है कि हाँ भाई छोटा बच्चा दर्द नहीं सह पाएगा, पत्थरी का दर्द, पत्थरी हो रही है, पत्थरी सर्जन साहब निकाल रहे हैं, अगर नहीं सह पाए तो मर भी सकता है। नॉलेज है पर इंटेंशन नहीं है कि मर नहीं सकता, मरना ही पड़ेगा, ये नहीं है। अब देखिए, ए इज विद इन द एक्सेप्शन, अब ए को इस एक्सेप्शन का फायदा मिलेगा सेक्शन 27 भारतीय न्याय संहिता का, इन एज मच एज इज ऑब्जेक्ट वॉज द क्योर ऑफ द चाइल्ड। और क्यों मिलेगा, क्योंकि ए का ऑब्जेक्ट क्या था कि जो चाइल्ड था, उसका बेटा था, उसकी बेटी थी, उसकी पत्थरी का दर्द निकल जाए। ठीक है, उसकी पत्थरी का दर्द, ग्रीवियस डिजीज या इन्फर्मिटी क्या हो जाए, उससे क्योर हो जाए, वो उसका बेटा या बेटी उससे आज़ाद हो जाए, मुक्त हो जाए। तो यहाँ ए जो उसका पेरेंट है जो चाइल्ड का, वो भारतीय न्याय संहिता की सेक्शन 27 के अंदर फॉल कर रहा है। ठीक है, उसको कोई सजा नहीं मिलेगी। तो यह हमारा अच्छा एग्जाम्पल था जो हमने समझने के लिए किया। तो मेनली इसमें डॉक्टर वगैरह के केस आ जाते हैं, गार्जियन जो अपने बच्चे के बिना कंसेंट के भाई कुछ करवा देते हैं। ठीक है, 12 साल से कम की आयु के वाले बच्चे के ऊपर, अनसाउंड माइंड के व्यक्ति के ऊपर, जो लॉफुल चार्ज भी रखते हैं उनके ऊपर, वो भी कुछ करवा देते हैं। तो कल को ये नहीं कि बच्चे जाके कंप्लेंट कर दे, जाके वो अनसाउंड माइंड का व्यक्ति जब साउंड माइंड का हो तो वो जाके कंप्लेंट कर दे कि मेरे ऊपर तो इन्होंने ऐसा ऐसा कांड करवा दिया था, नहीं, तो वो व्यक्ति बच जाएगा। उसने बस ये होना चाहिए कि गुड फेथ में और उनके बेनिफिट के लिए करवाया हो। ठीक है, ये इसमें एसेंशियल टर्म्स हैं। और ठीक है, ये प्रोवाइजो में जो बताया गया है, फॉर्मर प्रोवाइजो के ए बी सी डी में, तो फॉर्मर पार्ट में तो बता रखा जनरल रूल कि भाई ये करोगे तो नहीं बच पाओगे, और प्रोवाइजो के जो ए बी सी डी के लेटर पार्ट में अनलेस के बाद बता रखा है सारा का सारा एक्सेप्शन की भी एक्सेप्शन की ये होगा ना तो सजा हो जाएगी, तो नहीं बच पाओगे। ठीक है, तो ये हमने किया सेक्शन 27 भारतीय न्याय संहिता का 18 मिनट में पूरा अच्छे से समझाया। ठीक है, ये मेनली डॉक्टर्स वगैरह के केस पे आप लगा सकते हो, गार्जियन के केस में गार्जियन को इसमें मिल सकता है बचाव। ठीक है, और इसमें एक बात और जानने की कि चाइल्ड की लिमिट तो दे रखी है, एज लिमिट की 12 साल से आयु का कम उनका होना चाहिए, 12 साल या 12 साल से कम की आयु का। ठीक है, और अनसाउंड माइंड के व्यक्ति की कोई उम्र नहीं दे रखी, चाहे वो किसी भी एज का हो। ठीक है, ये भी यहाँ पे नोट करने वाली बात है। अब हम पढ़ेंगे सेक्शन 28 भारतीय न्याय संहिता का। ठीक है, जनरल एक्सेप्शन सेक्शन 28 भारतीय न्याय संहिता। अब देखिए, कंसेंट नोन टू बी गिवन अंडर फियर और मिसकंसेप्शन, सहमति पता है सहमति लेने वाले को कि अगले व्यक्ति ने सहमति कैसे दी है, डर में आकर दी है और गलत फहमी में आकर दी है, तो वो कंसेंट क्या कहलाएगी। अब देखिए 28 में पढ़ते हैं, अ कंसेंट इज नॉट सच अ कंसेंट, एक सहमति वो वाली सहमति नहीं है। ठीक है, एज इज इंटेंडेड बाय एनी सेक्शन ऑफ दिस संहिता, जो कि इस संहिता भारतीय न्याय संहिता के जो सेक्शंस है जो सहमति कंसेंट मांगते हैं वो अगर उस तरह की नहीं है तो ठीक है, वो सहमति जो नीचे दिया जो ए बी सी में दिया गया है वो सहमति नहीं कहलाएगी, जो भारतीय न्याय संहिता के सेक्शंस प्रावधान रिक्वायरमेंट करते हैं, अगर उनमें ये वाले एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स आते हैं तो उस सहमति में। देखिए ए, इफ द कंसेंट इज गिवन बाय अ पर्सन अंडर फियर ऑफ इंजरी, अगर कंसेंट सहमति एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को दी है कि भाई उसको चोट का, उसको कोई इंजरी, कोई उसको हानि का डर था दिखाया गया था। अब देखिए, और अंडर अ मिसकंसेप्शन ऑफ फैक्ट, या फिर
एक व्यक्ति से सहमति इसीलिए ली गई है, प्राप्त की गई है कि उसको मिसकंसेप्शन, एक तथ्य का कोई मिसकंसेप्शन, मतलब रियलिटी कुछ और थी उसको, लेकिन मिसकंसेप्ट करके, मतलब उसको भ्रमित कर कर उससे वो तथ्य चेंज कर कर उससे सहमति ली गई, तो वो सहमति भी कुछ नहीं कहलाएगी, वो नल होगी, वॉइड होगी, जीरो होगी। अब देखिए, एंड इफ द पर्सन डूइंग द एक्ट नोज, और जो व्यक्ति सहमति ले रहा है और वो कुछ उसकी सहमति लेकर कुछ एक्ट करने वाला है उसी के ऊपर या किसी और के ऊपर, उस व्यक्ति को पता है, नॉलेज है उस व्यक्ति को कि क्या नॉलेज है, और हैज़ रीजन टू बिलीव, नॉलेज है मैंने कि सेकंड डिग्री ऑफ माइंड, और या फिर रीजन टू बिलीव है लोएस्ट डिग्री ऑफ मैंसरिया माइंड की, यकीन करने के कारण है क्या, डेट द कंसेंट वॉज गिवन इन कंसिक्वेंस ऑफ सच फियर और मिसकंसेप्शन। अब जो कंसेंट ले रहा है, एक व्यक्ति की सहमति ले रहा है, एक डूअर जो एक्ट करने वाला है, वो दूसरे व्यक्ति की सहमति कैसे ले रहा है, उसको डर में दिखाकर, ठीक है, उसको डर में दिखाकर या तथ्यों से मिसकंसेप्शन कर कर, ठीक है, तथ्यों में कुछ भ्रमण पैदा कर कर, मतलब गलत फहमी पैदा कर कर, तब एक व्यक्ति की कंसेंट ली जा रही है। और जो कंसेंट लेने वाला है, कंसेंट टेकर है, उसको पता है, उसको नॉलेज है, मतलब वही सेकंड डिग्री ऑफ मैंसरिया या फिर रीजन टू बिलीव है लोएस्ट डिग्री ऑफ मैंसरिया की, क्या है कि सीधा सीधा ये जो व्यक्ति जो मेरे को कंसेंट दे रहा है, सहमति दे रहा है कि हाँ ये वाला एक्ट कर दो, मैं कंसेंट दे रहा हूँ, सहमति दे रहा हूँ, वो कंसेंट उसको नॉलेज है लेने वाले को, कंसेंट टेकर को, कि ये कंसेंट इस व्यक्ति ने किसकी वजह से दी है, या तो इसको डर बना हुआ था, इसको मैंने डर दिखाया उसकी वजह से दी है, या फिर मिसकंसेप्शन में वे व्यक्ति है, या व्यक्ति झूठ पर यकीन कर बैठा है तब इसने कंसेंट दी है, तो वो कंसेंट कोई कंसेंट नहीं कहलाएगी, वो कंसेंट स्टार्टिंग से जीरो होगी, वॉइड होगी, ठीक है। अब देखिए बी, इफ द कंसेंट इज गिवन बाय अ पर्सन हु, अब अगर सहमति देता है एक व्यक्ति जो कि फ्रॉम अनसाउंडनेस ऑफ माइंड, जो कि पगला व्यक्ति है, अनसाउंड माइंड का व्यक्ति है, ठीक है, और इंटॉक्सिकेशन, या वो व्यक्ति जो कंसेंट दे रहा है, सहमति दे रहा है, वो नशा किया हुआ व्यक्ति है, इज अनेबल टू अंडरस्टैंड द नेचर एंड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डैट, वो बिल्कुल भी अक्षम है, सक्षम नहीं है, कौन, अनसाउंड माइंड वाला व्यक्ति और इंटॉक्सिकेटेड व्यक्ति, वो बिल्कुल भी सक्षम नहीं है कि वो पहचान सके, वो अंडरस्टैंड, वो समझ सके कि मैं किस नेचर, किस श्रेणी के लिए कंसेंट दे रहा हूँ, सहमति दे रहा हूँ, एंड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डैट, या फिर मेरी सहमति से क्या परिणाम निकलने वाले हैं, वो कंसेंट भी कोई कंसेंट नहीं है। अब देखिए, टू विच ही गिव्स हिज कंसेंट, जिसके लिए वो अपनी सहमति दे रहा है, तो मान के चलिए किसी व्यक्ति ने जो कि कंसेंट टेकर है, उसने एक अनसाउंड माइंड के वाले व्यक्ति की और इंटॉक्सिकेट नशे वाले व्यक्ति की, जो नशे में है, उसकी कंसेंट ले ली। क्या कंसेंट ले ली कि भाई जो तेरे घर में जो इतना माल उल रखा है, क्या मैं चोरी करके ले जाऊं, क्या मैं इसको अपने घर पे ले जाऊं। अब उसको क्या पता अनसाउंड माइंड वाले व्यक्ति को, भाई वो अमीर होगा, रिच होगा, और उसका जो लॉफुल गार्जियन होगा वो दूर होगा, तो वो उसको भ्रमित करने आ गया। क्या भ्रमित करने आ गया, बोला कि भाई मैं तेरा पड़ोसी हूँ, मैं ये माल ले जाऊँ, क्या अपने घर पे रख लूँ। अपन साउंड माइंड वाले ढीले दिमाग का व्यक्ति होता है, नशे वाला व्यक्ति तो राजा होता है, सबको अपनी चीज़ें बांटता है, तो क्या होता है सीधा सीधा उनकी कंसेंट, उन्होंने कह दी ना भाई ले जा, तो वो कंसेंट कोई कंसेंट नहीं कहलाएगी। कल को जाके भाई उनका जो अनसाउंड माइंड वाला व्यक्ति है, उसके गार्जियन भी आएंगे, उसके लॉफुल चार्ज वाले भी आएंगे, ठीक है, इंटॉक्सिकेशन वाले व्यक्ति हो तो नशे में है, उसको कभी सोफी में उसको होश भी आएगा, तो वो अपनी चीज़ों को देखेगा, भाई मेरी चीज़ें कहाँ हैं, तो कल को जाके वो उस व्यक्ति पर केस करवाएगा, वो जो उसकी चीज़ें ले गया था जब वो नशे में था, वो या फिर कच्चे दिमाग का व्यक्ति था, वो अनसाउंड माइंड वाला व्यक्ति था, तो वो ही नहीं कह सकता कि इसने ही कंसेंट दी थी, मतलब इसी की सहमति से इसी के माल का घर अपने घर पे लिया है। नो 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 नो, सीधा सीधा कहेंगे जज साहब गो एंड रीड सेक्शन 28 क्लोज बी, ये कंसेंट अनसाउंड माइंड वाले ने जो कंसेंट दी, सहमति दी है, और इंटॉक्सिकेटेड व्यक्ति ने कोई सहमति दी है, वो कोई सहमति नहीं होती बबुआ, तो इनको चीज़ दीजिए और हम आपको सजा करेंगे। ठीक है, आप देखिए सेक्शन 28 का क्लोज सी, अनलेस द कंट्ररी अपीयर्स फ्रॉम द कंटेक्स्ट। अब बताया जा रहा है कि भाई कंसेंट, अब कंसेंट समझ लेना, अगर तो जो आपको सरकमस्टांसेस, जो हालात कागजों पर पढ़ने को मिलते हैं रियल लाइफ में, प्रैक्टिकल लाइफ में, जब आपके सामने एक केस होता है, जब आपको बिल्कुल हूबहू दिख रहा है, हाँ भाई ये कंसेंट तो कॉन्ट्रेरी प्रूव कर रहा है, नहीं ये कंसेंट दी ही होगी, ठीक है, फिर आप उस कंसेंट को कंसेंट मानेंगे, वरना अगर क्या होगा, unless the contrary appears from the contest, if the consent is given by a person who is under 12 year of age, तो कह रहा अगर 12 साल के व्यक्ति ने कोई कंसेंट दी है, तो जनरल रूल तो क्या है, जनरल रूल तो क्या है, अगर कुछ कंट्रेरी दिख रही है आपको, कुछ अपोजिट हालात दिख रहे हैं कि हाँ भाई जो ये 12 साल से कम की आयु का जो व्यक्ति है, इसने कंसेंट दी थी, इसने सहमति दी थी कुछ एक्ट के होने में, तो आप उस हालातों से एग्जामिन कर लेना। भाई हालात ऐसे हो भी सकते, 12 साल का व्यक्ति पूरा थोड़ा बहुत 12 साल का बच्चा थोड़ा बहुत मैच्योर हो जाता है, तो हमने सेक्शन में देखा भी था, जो डोली इनकम टैक्स वाले के नीचे वाला सेक्शन आया था, कौन से वाला, सेक्शन 21 में हमने देखा भी था, क्या देखा था, सीधा सीधा
सेक्शन 21 भारतीय न्याय संहिता में हमने देखा था कि लेजिस्लेचर भी बोल रहा है कि भाई 7 साल के ऊपर का बालक और 12 साल से कम का बालक थोड़ा वांट ऑफ मैच्योरिटी रखता है, उसको अंडरस्टैंड होने की कैपेबिलिटी हो सकती है, पर अनलेस टेस्ट उसका किया जाएगा कि हाँ भाई इसको मैच्योरिटी है या नहीं है। तो यही कह रहा है भाई, अनलेस द कंट्री अपीयर्स फ्रॉम द कंटेस्ट, अगर भाई कोई विपरीत हालात ही आपको मतलब सर्कमस्टांसेस दिखते हैं उस केस के, तो आप वो मानना, वरना जनरल रूल क्या मानना, इफ द कंसेंट इज गिवन बाय अ पर्सन हु इज अंडर 12 ईयर ऑफ एज, तो वो कोई कंसेंट नहीं करेगा। अगर सहमति, जनरल रूल क्या है, अगर सहमति दी है एक 12 साल से कम के आयु के बालक ने, तो वो सहमति, वो कंसेंट कोई कंसेंट नहीं है, वो सहमति कोई सहमति नहीं है। पर एक्सेप्शन क्या दे दी, अनलेस द कंट्रेरी अपीयर्स फ्रॉम द कंटेस्ट, अगर भाई हालातों से, सर्कमस्टांसेस से, जो आपके सामने केस आया हुआ है, जज साहब को बोल रहे हैं, ये लेजिस्लेचर ऑर्डर वो बता रहा है, जज साहब को बता रहे हैं, जुडिशरी को बता रहे हैं कि हालातों से कुछ अलग आप फाइंड आउट कर पा रहे तो वो मानना, वरना जनरल रूल ये मानना कि 12 साल से कम के आयु के बालक ने अगर कंसेंट दिए तो वही कोई सहमति नहीं है। ठीक है, तो यहाँ हमारा खत्म होता है सेक्शन 28 ऑफ भारतीय न्याय संहिता, जो कि मैंने अच्छी तरह से पूर्व समझाया। बेयर एक्ट टू बेयर एक्ट रीडिंग करवा रहा हूँ, जो कि बहुत ही क्रूशियल है, बहुत ही क्रूशियल है। प्री में खटाखट जब क्वेश्चन करके आओगे ना तो मजा आएगा, तब देखना, मेरे को याद करोगे अगर कोई भी मेरी वीडियो देख रहा हो तो। ठीक है, अब देखिए सेक्शन 29 ऑफ भारतीय न्याय संहिता हम पढ़ने वाले हैं। अब देखिए, अब हमारे थोड़े बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन रखे, फिर प्राइवेट डिफेंस वाले इंपॉर्टेंट बचेंगे। अब हम 29, 30, 31, 32, 33 तक पढ़ेंगे। अब हम 1, 2, 3, 4, 5 सेक्शन और पढ़ेंगे, फिर अपनी क्लास को यहीं ओवर कर देंगे, छुट्टी कर देंगे। अब देखिए सेक्शन 29 ऑफ भारतीय न्याय संहिता, एक्सक्लूजन ऑफ एक्ट्स विच आर ऑफेंसेस इंडिपेंडेंटली ऑफ हार्म कोज्ड। ये लीजिए भाई, सबसे महत्वपूर्ण वो आ गया है सेक्शन, जो कि बहुत समझना जरूरी होता है। देखिए, एक्सक्लूजन ऑफ एक्ट्स कह रहा है जो कार्य किए हैं उन कार्यों को एक्सक्लूड कर दिया जाएगा, उनको माना नहीं जाएगा। क्या, विच आर ऑफेंसेस, जो अपने आप में अपराध हैं, इंडिपेंडेंटली ऑफ हार्म कोज, और स्वयं इच्छा से इंडिपेंडेंटली एक व्यक्ति ने जो विक्टिम बना है, एक व्यक्ति ने अपने ऊपर हार्म कोज करवाया है, तो अगर किसी ने उसके ऊपर हार्म कोज किया है तो उसको एक्सक्लूजन मिल जाएगी। ठीक है, तो वो एक्ट ऑफेंस कहलाएंगे, वो क्या नहीं कहलाएंगे, वो जनरल एक्सेप्शन का उनको कोई फायदा नहीं मिलेगा। ये सेक्शन 29 क्लियर कर दे रहा है भारतीय न्याय संहिता का। ये सेक्शन हमारा आईपीसी में सेक्शन 91 था और हमारा भारतीय न्याय संहिता में सेक्शन 29 है। तो ये सीधी सीधी बात क्या कह रहा है भाई, कोई ऐसा एक्ट हुआ है जो अपने आप में ही अपराध है, ठीक है, और इंडिपेंडेंटली हुआ है, इंडिपेंडेंटली हार्म हुआ है, जो व्यक्ति अपने ऊपर अपराध करवा रहा है ना, उसने खुद बोला कि भाई मेरे ऊपर अपराध कर दो। इसका एक एग्जांपल दूंगा, 1 मिनट में समझ में आएगा ये सेक्शन क्या कहने वाला। बॉडी पढ़ते हैं, इसकी 29 की बॉडी पढ़ रहा हूँ। देखिए, द एक्सेप्शंस इन सेक्शन 25, 26, 27 डू नॉट एक्सटेंड। दो एक्सेप्शन, अब जो एक्सेप्शंस दी गई हैं सेक्शन 25 में, 26 में, 27 में, डू नॉट एक्सटेंड टू एक्ट्स, वो लागू नहीं होंगी किन कार्यों पर, इन कार्यों पर। देखिए, विच आर ऑफेंसेस इंडिपेंडेंटली ऑफ एनी हार्म विच दे मे कोज, जो कि एक्ट हुए हैं और वो अपने आप में ही अपराध बनते हैं। और वो अपने आप में अपराध क्यों बनते हैं, क्योंकि वो इंडिपेंडेंटली स्वयं इच्छा से अपने ऊपर करवाए गए हैं। ठीक है, स्वयं इच्छा से बोल करके करवाए गए हैं अपने ऊपर, ऑफ एनी हार्म विच दे मे कोज। ठीक है, और वो एक्ट जो हुआ है एक व्यक्ति का इंडिपेंडेंटली, जो कि इंडिपेंडेंटली एक हार्म हुआ है, वो कोज किया गया है। ठीक है, इसका क्या एग्जांपल दूंगा, तुरंत समझ में आएगा। देखिए, और टू बी इंटेंडेड टू कोज और टू बी नोन टू बी लाइकली टू कोज, या फिर इंटेंशन भी बना ली थी, एक व्यक्ति बोल रहा है कि जी मेरे ऊपर हार्म कोज कर दो, उसको कुछ पर्सनल बेनिफिट दिख रहा होगा उसके हार्म कोज करवाने में, तो वो व्यक्ति जो हार्म कोज करने वाला है वो व्यक्ति कह रहा है ठीक है कर देता हूँ भाई, तो इंटेंशन ही बना ली, हाँ भाई कोज कर दूंगा, वो अपने आप में इंडिपेंडेंट एक ऑफेंस बन जाएगा। ठीक है, वो उसका वो एक्ट करेगा उस व्यक्ति के ऊपर, वो इंडिपेंडेंटली एक हार्म बन जाएगा और एक ऑफेंस बन जाएगा अपने आप में। ठीक है, और टू बी नोन टू बी लाइकली टू कोज, या नॉलेज है कि भाई ये व्यक्ति जो आया है मेरे पास फुदक कर कि मेरे ऊपर एक हार्म कोज कर दो, मेरे को कुछ ना कुछ बेनिफिट मिल जाएगा सरकार की योजनाओं का, कहीं भी कुछ XYZ अभी बताऊंगा एग्जांपल, तो उसको नॉलेज भी आ गई है जो हार्म कोज करने वाला, भाई इंटेंशन नॉलेज भी आ गई है कि इंटेंशन आ गई कि हार्म कोज कर ही देता हूँ, चलो दोस्त है मेरा, नौकरी लग जाएगी। अब देखिए, नॉलेज भी आ जाती है कि भाई जो मैं इसके ऊपर एक्ट करूंगा ना वो ऑफेंस बन जाएगा, वो तो सेक्शन बता रहा है वो ऑफेंस बन जाएगा, पर उसको तो नहीं पता ना, वो तो सोच रहा है जो एक अपने दोस्त के ऊपर कोई हार्म करने वाला है उसके फायदे के लिए, अपने दोस्त के फायदे के लिए, तो वो सोच रहा है कि भाई नॉलेज आ गई है कि भाई जो मैं इसके ऊपर एक एक्ट करूंगा, वो जो एक्ट को जो कार्य करूंगा, जो तिकड़मबाजी इसके ऊपर चलाऊंगा, इसको क्या होने वाला है, इसको हार्म भी हो सकता है टू द पर्सन गिविंग द कंसेंट। और किसको हो सकता है इंटेंशन हार्म कोज करने की, किसको है नॉलेज हार्म कोज करने की, लाइकली टू कोज किसको है, उस व्यक्ति को जो कि कंसेंट दे रहा है, सहमति दे रहा है कि हाँ भाई मेरे ऊपर हार्म कर दो, इंडिपेंडेंट को मेरे ऊपर हार्म कर दो, वो और अपने आप में ही वो अपराध। देखिए, और ऑन हुज बिहाफ द कंसेंट इज गिवन, या फिर
जिसके बिहाफ पे कंसेंट दी जा रही है, सहमति दी जा रही है। मतलब वो व्यक्ति तो सहमति नहीं दे रहा जिसके ऊपर एक हार्म होने वाला है, ठीक है, और लेकिन उसके प्रति कोई उसका वही गार्जियन दे देता है, रिलेटिव दे देता है, कोई लॉफुल चार्ज वाला व्यक्ति दे देता है उस व्यक्ति के ऊपर जिसका वो लॉफुल चार्ज रखता है कि इसके ऊपर एक एक्ट कर दो, एक कार्य कर दो ताकि इसको कुछ ना कुछ बेनिफिट मिल जाए। अब देखिए एक और बताता हूँ, सेक्शन 29 का एग्जाम्पल बताता हूँ। भाई ए एक डॉक्टर होता है, ठीक है, और एक्स होता है एक उसका दोस्त फ्रेंड होता है। जो ए जो डॉक्टर होता है उसके पास एक्स जाता है, भागा भागा बोलता है अरे भाई यूपीएससी क्लियर करनी है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्जाम क्लियर करना है, आईएएस ऑफिसर बनना है, ठीक है, पर ऐसे तो मेरे से बना नहीं जाएगा, बुद्धि थोड़ी कमजोर है, ढीलापन है बुद्धि में, तू मेरे दोनों पैर काट दे और दोनों हाथ काट दे, मैं फिजिकल डिसेबल्ड कोटा का सर्टिफिकेट बनवा लूंगा, 60% से भी नीचे मेरी बॉडी के अंग कट जाएंगे, तो मैं क्या करूंगा, मैं थोड़ा बहुत पढ़ लूंगा 40% का, और मेरे को यूपीएससी में आईएएस की नौकरी मिल जाएगी, तो मैं राज करूंगा भारत के एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर। तो अब क्या हुआ, जैसे ही उसके दोस्त डॉक्टर ने ए ने यह सुनकर क्या करा, भाई जो व्यक्ति हाथ कटवाने आया, जो पैर कटवाने आया, उसने बोल दिया कि मेरे को पर्सनल बेनिफिट है, और जैसे उसके फ्रेंड डॉक्टर ने क्या करा, सीधा सीधा उसके हाथ और दोनों पैर काट दिए, दोनों हाथ काट दिए, दोनों पैर काट दिए, वहीं वो अपराध बन गया। अब डॉक्टर ये नहीं कह सकता सेक्शन सर से, जज साहब से, सर सेक्शन 29 भारतीय न्याय संहिता की मेरे को डिफेंस दिया जाए, ये तो खुद आया था अपने हाथ पैर कटवाने। अरे नहीं भाई, ये तूने अब अपराध कर दिया है, यह चीज मोरली रॉन्ग है कि कोई तेरे पास आ रहा है एक इमोरल पर्पस के लिए कि भाई मेरे हाथ पैर काट दे और मैं नौकरी पा लूंगा सरकार में, जो कि पढ़े लिखे कैंडिडेट्स को मिलती है, ठीक है, जो कि रात दिन 14-14 घंटे पढ़ते हैं, और तूने इसका रॉन्गफुल गेन करा, पर इसको तो हानि हुई, इंजरी हुई है, पर इसको तो रॉन्गफुल गेन मिलेगा ना जब ये नौकरी लग जाएगा, और सरकार को रॉन्गफुल लॉस होगा। तो ये तूने अपराध किया, ये तूने डॉक्टर साहब ये तूने अपराध किया है। अब तेरे को सेक्शन 29 भारतीय न्याय संहिता की कोई डिफेंस नहीं मिलेगा, तू जेल में जा, तूने इसका हाथ काटा, इसके दोनों पैर काटे, इस विषय में तुम जेल में जाओ, ठीक है। तो यह होता है सेक्शन 29 का हमारा एग्जाम्पल, जिससे आपको समझ में जाएगा। वो इंडिपेंडेंट स्वयं इच्छा से एक्ट किया है एक व्यक्ति के ऊपर, और जिस व्यक्ति पर एक्ट हो रहा है ना उसकी भी सहमति है ये एक्ट करवाने में, ठीक है, कि जी मेरा कुछ फायदा निकल आएगा, आप मेरे ऊपर एक एक्ट कर दीजिए। मान के चलिए कोई एक मदर है मान के चलिए, और उसकी बेटी है 6 साल की। अब वो बिल्कुल पुअर, बिल्कुल गरीब, बिल्कुल रेड लाइट पे रहते हैं। तो वो क्या होता है, वो एक बंगाली डॉक्टर नहीं बैठते हैं गलियों में, जो गाँव में टाउन में जो छोटे मोटे डॉक्टर बैठते थे, बंगाली डॉक्टर बोलते हैं उन्हें, कि भाई वो थोड़े बहुत कंपाउंडर का किसी डॉक्टर के नीचे काम सीख लेते हैं और फिर अपना कोई क्लिनिक खोल लेते हैं, कोई रजिस्टर नहीं होता, वो उसको बंगाली डॉक्टर कहते हैं, ठीक है। तो वो जो महिला है जिसकी वो बेटी है 6 साल की, वो महिला उसको अपनी बेटी के पास ले जाती है उस डॉक्टर के पास, ठीक है, कहती है डॉक्टर साहब इसको क्या करो, इसके यहाँ पे छेद करो और यहाँ से निकाल दो, और एक मैं आपको ये तार दे रही हूँ, ये तार इसको ऐसे निकाल के ऐसे डाल दो, ठीक है, हमारी इनकम अच्छी हो जाएगी। ये जब रेड लाइट पे जो नाच गाना दिखाएगी बेटी मेरी, मतलब ये बच्ची जब भीख मांगेगी तो इसको आसानी हो जाएगी, यहाँ से तार दो और यहाँ से निकाल दो और मोटा तार दो और ऐसे घुमा दो, चूड़ी सी बना दो, ठीक है। और वो बंगाली डॉक्टर क्या कहता है, मैं आपको ना 25,000 रुपये दे दूंगी। वो कह रही भाई उसको कुछ बेनिफिट दिख रहा होगा कि भाई ऐसे अगर वो तार यहाँ से लेके अपनी बेटी के मुंह में डालेगी तो उसको और बेनिफिट होगा, वो और उससे मतलब कुछ बेगिंग करवा सकेगी ज़्यादा, ठीक है। तो क्या होता है, वो बंगाली डॉक्टर ऐसा कार्य कर देता है, यहाँ से छेद करता है, यहाँ से छेद करता है, तो तार निकाल देता है। अब भाई बच्ची को होता है बहुत ज़्यादा दर्द, बच्ची हो जाती है बेहोश, अब बेहोश हो जाती है तो सरकारी अस्पताल में ले जाना था माँ को, वहाँ से सीधा जाता है रुक्का। अब रुक्का क्या होता है, अस्पताल में जब कोई घायल व्यक्ति जाता है तो थाने में रुक्का जाता है, आवाज़ जाती है कि भाई एक घायल व्यक्ति आ गया, आके देख लो, पुलिस वालों कौन है, डॉक्टर भेजता है रुक्का हमेशा कि आके देख लो कौन है, क्या हुआ इसको, इसके साथ इसके रिलेटिव भी आए, इनसे पूछ लो क्या हुआ, किसी ने इसके ऊपर अपराध किया, हमें तो लग रहा है अपराध किया है, ठीक है, किसी ने इसके ऊपर। तो वो बच्ची ऐसे रुक के वो अस्पताल से रुका जाता है, भाई जो डॉक्टर जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल का डॉक्टर उसे देखता रहता है, तो वो कहता है हाँ भाई क्या हुआ है, तो बच्ची कहती है कि भाई तो सच बता रही थी पुलिस क्या कि उसकी मम्मी की भाई हम डॉक्टर के पास गए थे और डॉक्टर का हमने बोला था कि यहाँ से छेद करते, यहाँ से छेद करते और तार निकाल दे, एक मोटी सी चूड़ी बना दे मुंह में तो ज़्यादा भीख मिलेगी हमें। तो वो बोलते हैं पुलिस वाला अच्छा जी कौन था वो डॉक्टर जिसने ऐसा करेगी, तो वो बंगाली डॉक्टर का नाम ले लेती है, तुरंत बंगाली डॉक्टर को अरेस्ट कर लिया जाएगा और उसको सजा दे दी जाएगी, कोई डिफेंस नहीं मिलेगा। सेक्शन 29 भारतीय न्याय संहिता का बोलेगा तूने जज बोलेंगे तूने इंडिपेंडेंटली एक हार्म किया है जो कि अपराध है, नो एक्सेप्शन ऑफ सेक्शन 29 भारतीय न्याय संहिता। ओके, तो यह इतना सा एक एग्जाम मतलब इसकी इलस्ट्रेशन ही पढ़ लेते और समझ में आएगा। देखिए सेक्शन 29 भारतीय न्याय संहिता की इलस्ट्रेशन पढ़ा रहा हूँ मैं। कॉजिंग मिसकैरेज, अब मिसकैरेज जो बेबी होता है वूम में उसका मिसकैरेज मतलब उसको मिसकैरी करना मतलब उसको खराब कराना, ठीक है। मतलब या तो एक बेबी होता है, देखिए
वुमेन क्विक विद चाइल्ड होती है जिसकी प्रेगनेंसी विजिबल होती है, या फिर एक वुमेन होती है जो ओनली नॉर्मल प्रेग्नेंट होती है, वो उसकी प्रेगनेंसी इतनी विजिबल नहीं होती। वुमेन क्विक विद चाइल्ड की जो वुमेन होती है उसकी प्रेगनेंसी विजिबल होती है, मतलब 4-5 महीने का बेबी हो चुका तो उसकी वूम में, तो वो भी एक मिसकैरेज होती है, एक नॉर्मल मिसकैरेज होती है जो कि अभी शिशु दिखने नहीं लगा, ठीक है, वो होता है। अब देखिए कॉजिंग मिसकैरेज, कोई मिसकैरेज कॉज करना, देखिए अब ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है, अनलेस कॉज्ड इन गुड फेथ फॉर द पर्पस ऑफ सेविंग द लाइफ ऑफ द वुमन। एक्सेप्शन दे दिया इलस्ट्रेशन में ही कि भाई महिला की जिंदगी बचाने के चक्रों में ही आप अगर मिसकैरेज कर रहे हो तो वो तो एक्सेप्शन लग जाएगी, सेक्शन 29 लग जाएगा उसमें, वरना नहीं लगा। अब देखिए इज एन ऑफेंस इंडिपेंडेंटली ऑफ एनी हाँ विजिट में कोज और इंटेंडेड टू कोज टू द वुमेन। वुमेन का मिसकैरेज किया ना, वुमेन का मिसकैरेज किया, इज एन ऑफेंस, अपराध बनेगा। इंडिपेंडेंटली ऑफ एनी हार्म, अपने आप में ईश्वर इच्छा में एक हानि कोज हुई है, विच इट में कोज और बी इंटेंडेड टू बी कोज टू द वुमेन, जो कि कोज सीधी सीधी किस पर हुई है, उस प्रेग्नेंट वुमेन पर, ठीक है, जो कि इंटेंशन आ गई थी कोज करने की, हाँ भाई इस वुमेन के घर में वूम में एक शिशु पल रहा है तो मैं हानि कोज कर देता हूँ, इस वुमेन का जो शिशु है वो उसका मिसकैरी हो जाएगा और ये रिलीव हो जाएगी जो इसे मांगती है, ठीक है, जो इसको लेके आए इस वुमेन को, ठीक है। एक्सेप्शन क्या है, तब मिसकैरेज तब किया है ना जब वुमेन की गुड फेथ में जान बचाने में, वुमेन की जान पर बनाई है। वो सिचुएशन ये जाती है भाई, डॉक्टर साहब कहते हैं तो बेबी ही बचेगा या फिर माँ बचेगी, तो बच्चे क्या, तो जो जिसकी वो वाइफ होती है उसका हस्बैंड कहता है, उसकी मदर इन लॉ कहती है सर हमारी बहू रानी को बचा लीजिए, बच्चे को बेशक से कर दीजिए, हम नेक्स्ट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें अगर किया है ना, ठीक है, तो बच जाएगा, तो सेक्शन 29 की सेक्शन 29 भारतीय न्याय संहिता की एक्सेप्शन लग जाएगी, और केसेस में नहीं लगेगी अगर वुमेन की जान भी नहीं बचानी थी और वैसे ही उसका बच्चा गिरवा दिया आपने, ठीक है, मिसकैरेज करवा तो नहीं लगेगी, तो 29 में आप फंस जाओगे, कोई डिफेंस नहीं मिलेगा। अब देखिए therefore it is not an offense by reason of such harm and the consent of the woman or of her guardian to the causing of such miscarriage does not justify that। तो भाई अगर जो वुमेन के गार्जियन है, जो वुमेन के गार्जियन है और जो वुमेन कंसेंट दे रही है ना, उसने अपने मिसकैरेज को अगर जस्टिफाई कर दिया ना, तो सेक्शन 29 की भी एक्सेप्शन, भारतीय न्याय संहिता की एक्सेप्शन लग जाएगी। अगर उसके वुमेन के गार्जियन जो मिसकैरेज करवाने वाली है और वुमेन, वो खुद वुमेन अगर अकेली आई हुई है तो वो जस्टिफाई नहीं कर पाती कि व्हाट्स द रीजन ऑफ व्हाई आई एम डूइंग मिसकैरेज, तो वो क्या होगा, और मिसकैरी हो जाता है, तो कोई भी सेक्शन 29 भारतीय न्याय संहिता की एक्सेप्शन नहीं लगेगी, सजा होकर ही रहेगी, ठीक है। कोई भी सेक्शन 29 भारतीय न्याय संहिता का डिफेंस नहीं मिलेगा उस वुमेन को और ना तो उस वुमेन के गार्जियन को, जो कि वुमेन की जान नहीं बचानी, उसको एवज में भाई वुमेन की जान बचानी है, वुमेन बचेगी या बच्चा बचेगा, वो तो एक टॉप नॉच सिचुएशन है, उसमें तो भाई सभी शाने आदमी जो इंटेलिजेंट वो यही कहेंगे भाई वुमेन को बचाया जाए, बच्चा तो होता रहेगा, ठीक है। लेकिन अब क्या होता है भाई, कई बार वुमेन भी चली जाती है, ठीक है, कोई अनमैरिड जो वुमेन्स हैं वो भी मिसकैरी करवाने चली जाती हैं, ठीक है, या उनका मिसकैरी हो जाता है, बेबी वूम में बेबी खराब हो जाता है, तो उसका क्या होता है, अगर डॉक्टर ने जिसने किया या नर्सिंग होम जिसमें भी वो मिसकैरी करवा रही है, ठीक है, इंडिया में तो ये 3 महीने तक अलाउड है, 3 महीने के बाद वुमेन जब क्विक विद चाइल्ड हो जाती है उसमें दिक्कत आ जाती है, वो अलाउड नहीं है। 3 महीने तक तो जनरल रूल सा सुना है मैंने कि अलाउड है, वो इतनी क्लैरिफिकेशन नहीं है मेरे को, अगर मैं आज स्टडी कर लूँगा वो बताऊँगा। 3 महीने तक तो आप करवा सकते हो, वो लीगली भी हो सकता है, ठीक है, और लीगली तो क्या मतलब मैं पढ़ के बताऊँगा फिर बताऊँगा आपको। लेकिन उसके बाद अगर 3 महीने के बाद आप करते हो ना तो वुमेन को रिस्क हो सकता है हानि का, ठीक है, चोट पहुंच सकती है, इंडिपेंडेंट एक हार्म हो सकता है वुमेन पे, ठीक है, बस मिसकैरी के चक्रों में, तो कोई आपको एक्सेप्शन, तो कोई आपको डिफेंस नहीं मिलेगा सेक्शन 29 भारतीय न्याय संहिता का। आप पर जो भी रेलिवेंट धाराओं में प्रावधान में भारतीय न्याय संहिता केस लगेगा उसमें सजा होकर रहेगी उस व्यक्ति का जो मिसकैरी करता है इंटेंशन रखते हुए कि वुमेन का बच्चा खराब करना है, ठीक है। अब सेक्शन 30 भारतीय न्याय संहिता का, सेक्शन 3030 भारतीय न्याय संहिता का पढ़ने वाले हम देखिए, एक्ट डन इन गुड फेथ फॉर बेनिफिट ऑफ अ पर्सन विदाउट कंसेंट। अब एक्ट किया है, कार्य किया है एक व्यक्ति के ऊपर अच्छे विश्वास में किया है, और जिस व्यक्ति पर कार्य होने वाला है उसके लाभ के लिए, उसके बेनिफिट के लिए, फायदे के लिए किया है विदाउट कंसेंट, और उस व्यक्ति की कोई कंसेंट नहीं थी, उस व्यक्ति की कोई सहमति नहीं थी उसके एक्ट के ऊपर, मे बी ही वॉज अनकॉन्शियस, वो बेहोश था और उसका ऑपरेशन करना जरूरी हो गया था और उसके नियर रिलेटिव्स भी आसपास नहीं थे, तो उसके ऊपर एक्ट करना, उसकी सर्जरी परफॉर्म करना बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो वो मर जाएगा, तो क्या होगा,
तो उस डॉक्टर पर केस नहीं हो सकता। अगर उसने भाई उसका एक टांग काट दी, अगर उसकी टांग से बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो रहा था, उसकी टांग काट दी और टांग में स्टिचेस लगा दी, तो वो कल को ये नहीं कह सकता कि भाई मेरे ने कोई कंसेंट नहीं दी थी, मेरी टांग क्यों काट दी, मैं तो एक्सीडेंट हुआ था, आप मेरी पट्टी पुट्टी कर देते। नहीं 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 भाई, डॉक्टर साहब को यहाँ गुड फेथ में अगर किया है ना, उसकी टांग काटी है, तो सेक्शन 30 की भारतीय न्याय संहिता की एक्सेप्शन का डिफेंस मिल जाएगा। अब देखिए सेक्शन 30 की बॉडी पढ़ रहा हूँ मैं। नथिंग इज एन ऑफेंस बाय रीजन ऑफ एनी हार्म, कुछ भी अपराध नहीं है सिर्फ इस कारण कि कुछ हार्म हुआ है, कुछ हानि हुई है। विच इट मे कॉज टू अ पर्सन, जो कि एक व्यक्तिगत होती है वो हानि, फॉर हुज बेनिफिट इट इज डन इन गुड फेथ, और जिस व्यक्ति के ऊपर होती है उस व्यक्ति के फायदे के लिए ही, बेनिफिट के लिए और अच्छे विश्वास पर उस पर करी जाती है, तो कुछ भी अपराध नहीं बनेगा। और क्यों नहीं बनेगा, देखिए इवन विदाउट दैट पर्सन कंसेंट, और अगर जिस व्यक्ति पर हार्म होने वाला है उस व्यक्ति की कोई कंसेंट, सहमति भी नहीं है कि हाँ डॉक्टर साहब या कोई भी और अदर व्यक्ति मेरे ऊपर हार्म कर दो, कोई हानि कोज कर दो, नहीं, उसकी कोई कंसेंट भी नहीं है। ठीक है, अब देखिए इफ द सर्कमस्टांसेस आर सच दैट इट इज इम्पॉसिबल फॉर दैट पर्सन टू सिग्निफाई कंसेंट, कुछ हालात ही ऐसे उत्पन्न हो गए हैं जिस व्यक्ति पर एक हार्म कोज होने वाला है वो अपनी कंसेंट दे ही नहीं सकता। मे बी ही इज इन कोमा, मे बी ही इज अनकॉन्शियस, मे बी ही इज suffering from very much grievous diseases, infirmity, so he can't express his consent because he is unconscious, he is in his mental state is in lying in bed only, वो बिल्कुल भी हिल नहीं पा रहा है, वो कोमा में है, वो वेजिटेटिव स्टेट में है, और उसके ऊपर कुछ एक्ट करना है और हो सकता है कि हार्म भी हो जाए उसके ऊपर। अब देखिए, और इफ दैट पर्सन इज इनकेपेबल ऑफ गिविंग कंसेंट, भाई देखिए वो व्यक्ति अक्षम है कंसेंट देने के लिए, सहमति देने के लिए, अगर उसके भी ऊपर कुछ हार्म हो जाता है तो वो डॉक्टर पर या फिर और व्यक्ति जो हार्म करेंगे उसके ऊपर कोई अपराध नहीं बनेगा। अब देखिए, एंड हैज नो गार्जियन और अदर पर्सन इन लॉफुल चार्ज ऑफ हिम फ्रॉम होम इट इज पॉसिबल टू ऑब्टेन कंसेंट इन टाइम फॉर द थिंग टू बी डन विद बेनिफिट, और जो उस व्यक्ति के लाभ के लिए उस पर कोई एक्ट होना है, उसका कोई गार्जियन या कोई और अन्य व्यक्ति, गार्जियन मतलब रिश्तेदार भी अवेलेबल नहीं है उस टाइम अस्पताल में, या फिर और कोई अन्य जगह जिस पर उस व्यक्ति को कोई एक्ट होना है, हार्म होना है, मतलब और कोई अदर व्यक्ति जो कि लॉफुल चार्ज रखता है उस व्यक्ति के ऊपर, जिसकी कंसेंट ली जानी है पर वो कंसेंट दे भी नहीं सकता, और ना ये गार्जियन और अदर लॉफुल चार्ज वाले व्यक्ति भी अवेलेबल हैं, और बिल्कुल भी टाइम नहीं है, बिल्कुल पॉसिबिलिटी नहीं है कि भाई वेट किया जाए उनके आने तक का, नहीं तो इतने में तो बात बिगड़ जाएगी, इस व्यक्ति को कुछ हो जाएगा। ठीक है, जिसका अर्जेंट कुछ करना है, तो वो अगर उस पर कुछ हार्म हो गया तो कोई भी ऑफेंस, कोई भी अपराध नहीं बनेगा उस डूअर के ऊपर जो उन पर हार्म करेगा। ठीक है, गुड फेथ में करेगा और उनके लाभ के लिए करेगा। ठीक है, इसमें कोई एज नहीं दी हुई, बस ये दिया हुआ है कि भाई जिसके ऊपर हार्म होने वाला है ना, उसकी कंसेंट नहीं थी, उसने कंसेंट नहीं दी थी कि मे बी ही इज अनकॉन्शियस, हम इम्प्लाइडली लेके चलते भाई कंसेंट कोई क्यों नहीं दे सकता है, तो वो कोमा में है, वेजिटेटिव स्टेट में है, या तो वो बेहोश हुआ पड़ा है एक्सीडेंट की वजह से। ठीक है, उसको ब्लड लॉस इतना हो गया था, उसको सांस ही नहीं आ रही, अब अर्जेंट सर्जरी उसका एक रिकोर्स है कि उसको लाइफ में लाया जाए वापस, तो ऐसी सिचुएशन बन सकती है। अब देखिए, और क्या दिया गया है कि भाई कंसेंट तो वो दे सकता था, माना तो जा रहा है, अच्छा हष्टपुष्ट व्यक्ति है, लेकिन उठ नहीं रहा है, कंसेंट दे नहीं पा रहा है, तो क्या होगा, और बिल्कुल जरूरी हो गया इन टाइम, मतलब टाइम के अनुसार, समय के अनुसार उसके ऊपर एक एक्ट करना। ठीक है, तो आप अगर उसने डॉक्टर साहब ने कोई एक्ट कर दिया उसके ऊपर तो कोई अपराध नहीं बनेगा। अब देखिए, अब इसकी एक्सेप्शन दे दिया कि भाई कब अपराध बन जाएगा, अगर जिस व्यक्ति ने कंसेंट भी नहीं दी थी उसके ऊपर कोई हार्म कर दिया, और उसके ऊपर हार्म ऐसा कर दिया कि उसकी और हार्म की लिमिट्स आगे बढ़ गई, तो क्या होगा, तो सीधा जो भी हार्म करेगा उसको इस सेक्शन 30 भारतीय न्याय संहिता की कोई एक्सेप्शन नहीं मिलेगा। अब देखिए, प्रोवाइडेड दिस एक्सेप्शन शैल नॉट एक्सटेंड टू, बताया गया कि ये एक्सेप्शन नहीं लगेगी, नहीं वहां पर लगेगी। देखिए, ए द इंटेंशनल कोजिंग ऑफ डेथ, जिसमें स्वयं इच्छा से, इंटेंशनल, इरादन मृत्यु कोज करने की इंटेंशन आ जाती है, और द अटेम्प्टिंग टू कोज डेथ, या क्या होता है, प्रयास करते हैं, कौन, जो डूअर है, जिस व्यक्ति पर एक हार्म करने वाला है, जिसकी विदाउट कंसेंट से वो हार्म करने वाला है, उस पर क्या इंटेंशन पा लेता कि भाई इसकी कोई कंसेंट नहीं है, विदाउट कंसेंट मैं कर रहा हूँ, मेरे को डिफेंस मिल जाएगा सेक्शन 30 भारतीय न्याय संहिता का, मैं इसकी मृत्यु कोज कर देता हूँ, तो ये इंटेंशन आ गई तो उसको सजा होके रहेगी। या फिर मृत्यु कोज करने के लिए कुछ प्रयास कर देता है, इंटेंशन रख लेता है, अटेम्प्ट कर देता है, ठीक है, प्रयास कर देता है, तो भी उसको सजा होगी। अब देखिए बी, तो उस पर भी एक्सेप्शन सेक्शन 30 भारतीय न्याय संहिता की नहीं लगेगी। बी, द डूइंग ऑफ एनीथिंग विच द पर्सन डूइंग इट नोज टू बी लाइकली टू कोज डेथ, अब वो व्यक्ति जो डूअर है वो एक विदाउट कंसेंट वाले व्यक्ति पर एक एक्ट करने वाला है, और जो डूअर को अब क्या है, नॉलेज आ गई है, क्या नॉलेज, जानकारी आ गई कि भाई जो मैं एक्ट इसके ऊपर करूंगा ना,
मेरे को तो लग रहा है मैं हार्म करूंगा, पर मेरे को क्या लग रहा है कि भाई हार्म इतना हो जाएगा कि इस व्यक्ति की डेथ हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी, और ये कंसेंट दे नहीं पा रहा, विदाउट कंसेंट का व्यक्ति, मेरे को सेक्शन 30 की भारतीय न्याय संहिता के डिफेंस मिल जाएगा और मैं बच जाऊंगा। नहीं 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 बच पाएगा। अब देखिए, फॉर एनी पर्पज अदर देन द प्रिवेंटिंग ऑफ डेथ और ग्रीवियस हर्ट, बस इस पर बच जाएगा अगर उस व्यक्ति को, जो डूअर है, जो एक व्यक्ति पर जिसकी विदाउट कंसेंट से वो कुछ एक्ट करने वाला है उसके ऊपर, उसकी कंसेंट भी नहीं थी और उस पर नॉलेज आ जाती है डूअर को कि भाई जो मैं एक्ट इसके ऊपर करूंगा ना उसमें इसकी मृत्यु हो सकती है, ठीक है, इसकी मृत्यु हो सकती है, पर एक्सेप्शन क्या है, अगर ये कार्य करेगा ना तो उसको सजा नहीं होगी, वरना हो जाएगी। देखिए, फॉर एनी पर्पस अदर देन द प्रिवेंटिंग ऑफ डेथ, उस व्यक्ति की विदाउट कंसेंट, जिसने मतलब जिसकी कोई कंसेंट नहीं है, उसके ऊपर कुछ एक्ट होने वाला है, उसकी जान बचानी है, उसकी जान बचानी है, तो आप कोई एक्ट कर बैठोगे जिसमें नॉलेज आ जाती है कि हाँ भाई जो मैं एक्ट करूंगा इसमें इसकी जान भी जा सकती है, पर आपको उस व्यक्ति की जान ही बचानी है वो एक्ट कर। और देखिए, और ग्रीवियस हर्ट, या फिर उस व्यक्ति को घातक चोट पहुंची हुई है, ठीक है, तो आपको वो प्रिवेंट करना है, वो टालना है, वो व्यक्ति मरने वाला है जिसकी कोई कंसेंट नहीं है उसके ऊपर एक्ट करवाने में, या फिर उसको कोई ग्रीवियस हर्ट हुआ पड़ा है, ठीक है, तो उसको प्रिवेंट करना, टालना है, ठीक है, अवॉइड करना, टालना है, प्रिवेंट करना है, रोकना है होने से। तो अगर आपकी नॉलेज आ गई नहीं कि भाई जो मेरा एक्ट है अगर मैं इसके ऊपर करूंगा तो इसकी डेथ हो सकती है, तो आप बच जाओगे, वरना जनरल रूल नहीं बचोगे। और देखिए, और द क्योरिंग ऑफ एनी ग्रीवियस डिजीज और इन्फर्मिटी, या फिर क्योर करना है, इलाज करना है उस व्यक्ति पर जिसकी कोई कंसेंट नहीं है, विदाउट कंसेंट उसके ऊपर एक एक्ट हुआ जा रहा है, होने वाला है, जिसको आपको जो व्यक्ति उस पर एक्ट करेगा विदाउट कंसेंट वाले व्यक्ति के ऊपर कोई एज नहीं दी गई, तो वो उसकी ग्रीवियस डिजीज या इन्फर्मिटी को क्योर करेगा, मतलब सही करेगा, सुधार करेगा, तो क्या होगा, तो सीधा सीधा क्या होगा, उसको कोई भी सजा नहीं मिल पाएगी। अगर क्या करना है, प्रिवेंट करनी है डेथ या ग्रीवियस हर्ट उस व्यक्ति पर होने से रोकनी है, प्रिवेंट करनी है, या फिर उस व्यक्ति को क्योर करना है एक ग्रीवियस डिजीज या इन्फर्मिटी से, अगर ऐसा विचारधारा है और नॉलेज आ गई है कि भाई जो मैं एक्ट इसके ऊपर करूंगा और ये रीजन है जो मैंने अभी बताए, तो वो व्यक्ति जो डूअर है वो बच जाएगा, उसको कोई सजा नहीं होगी। अगर ये एक्ट नहीं है, इनको छोड़ दिया कि भाई कोई जरूरत भी नहीं थी प्रिवेंट करने की, क्योंकि वो डेथ और ग्रीवियस हर्ट के रिस्क में था ही नहीं, और कोई भी ग्रीवियस डिजीज और इन्फर्मिटी उसे थे ही नहीं, तब भी नॉलेज आ गई कि भाई मृत्यु कोज इसकी हो सकती है, तो नहीं बच पाओगे। ये यूजलेस नॉलेज किस काम की भाई, क्यों हो सकती है, क्या ऐसे सर्कमस्टांसेस हैं कि इसकी प्रिवेंट करनी है डेथ या ग्रीवियस हर्ट, इसको हो पड़ा है वो रोकना है, वो प्रिवेंट करना नहीं, क्या इसको ग्रीवियस डिजीज या इन्फर्मिटी है वो रोकना है, नहीं वो भी नहीं है। तो आपको क्यों नॉलेज आए कि हाँ जो मैं एक्ट करने हूँ इसके ऊपर विदाउट कंसेंट, जिसने कोई सहमति नहीं दी है इस व्यक्ति ने, तो उसकी डेथ भी हो सकती है, नहीं। अगर ये भी आ गया और आपने कुछ अन्य हार्म कोज कर दिया तो क्या होगा, तो आपको सजा होकर रहेगी भारतीय न्याय संहिता के विभिन्न प्रावधानों के तहत, ठीक है। अब सी देखते हैं, द वॉलंटरी कोजिंग ऑफ हर्ट, स्वयं इच्छा से हर्ट कोई कोज कर रहा है, जो डूअर है उसको हानि कोज करनी नहीं थी, कोई नीड नहीं थी हानि कोज करने की, पर उसने कर दी स्वयं इच्छा से हानि कोज। अब देखिए, मान के चलिए कोई व्यक्ति है, कोई बेहोश व्यक्ति है जो कि 50 साल के अंकल है, वो मान के चलिए एक्सीडेंट में बेहोश हो जाते हैं, वो उसको अस्पताल में लाया जाता है। अब वो अकेले स्कूटर पर जा रहे होते, कोई टक्कर मार के चला था, वो बेहोश हो जाते हैं, उनको अस्पताल में लाया जाता है ट्रोमा सेंटर में। अब ट्रोमा सेंटर के डॉक्टर क्या करते हैं, उनकी पट्टी उट्टी से काम चल सकता है। अंकल को बस सर पे चोट लगी हुई है, बस ऐसी चोट है कि भाई गुम चोट सी है, उनको हो सकता है कि भाई पट्टी पुट्टी लगाकर ऐसा काम है कि हो सकता है। लेकिन उन्होंने क्या किया, स्वयं इच्छा से डॉक्टर्स ने क्या किया, ट्रोमा सेंटर के अंकल के यहाँ से माथे पे चीरा लगा दिया और देखा कि भाई कोई अंदर है तो नहीं दिक्कतबाजी, बिना एक्सरे वगैरह, बिना कोई भी सिटी स्कैन वगैरह करे हुए, और फिर बाद में स्टिच कर दिया। अब अंकल के माथे पे पूरा निशान टाकों का, स्टिचेस का। अब बिल्कुल अंकल को भद्दा लगे, अंकल अब केस कर देंगे ना, डॉक्टर को सजा होगी, भाई नीड नहीं थी, मेरे को बस नॉर्मल सी टक्कर मारी गई थी, मैं बेहोश हो गया था, भाई मैं एक्सीडेंट नहीं झेल पाया, मेरी आदत नहीं है रोज रोज मेरे एक्सीडेंट हो, मैं जागू रही, टक्कर लगी, मैं बेहोश हो गया, भाई मेरे को लगा ये गया मैं राम के पास, पर ऐसा हुआ नहीं। डॉक्टर ने, ट्रोमा सेंटर वालों ने क्या किया, उसको स्टिचेस लगा दी, माथा खोल के कि देखते हैं क्लोटिंग तो नहीं जम रही, अरे रेलिवेंट मशीनरी पे टेस्ट कर लेते भाई, एक्सरे कर लेते, सीटी स्कैन कर लेते, ब्रेन का टेस्ट कर लेते, दिमाग को मशीन में रख के शरीर को, ठीक है, एमआरआई कर लेते, जिससे पता लगे कि भाई ब्रेन में लग रही है नहीं लग रही, पर नहीं, काट के देखा अरे कुछ है तो नहीं, या फिर जरूरत नहीं थी टाके लगाने की, फिर भी टाके लगा दी कम से कम 50, तो क्या होगा, डॉक्टर को सजा होके रहेगी, ठीक है। यही कह रहा सी में, द वॉलंटरी कॉजिंग ऑफ हर्ट, स्वयं इच्छा से कोई चोट पहुंचाता है कोई डूअर, और द अटेम्प्टिंग टू कॉज हर्ट, या प्रयास करता है चोट पहुंचाने का कोई डूअर, फॉर एनी पर्पस अदर देन द प्रिवेंटिंग ऑफ डेथ और हर्ट, बस और किसी पर्पस के लिए करता है ना, किसी और पर्पस के लिए करता है,
ठीक है, तो उसको सजा मिल जाएगी। अदर देन अगर इन पर्पस के लिए करता है भाई, उसको बचाना है, वो हर्ट कोज कर रहा है स्वयं इच्छा से, वॉलंटरी हर्ट कोज कर रहा है या अटेम्प्ट कर रहा है हर्ट कोज करने की, वो उस व्यक्ति की जिसकी कोई कंसेंट नहीं, उसकी डेथ या उसको और चोट ना पहुंच जाए, वो रोकने के लिए कर रहा है, तो उसको सजा नहीं मिलेगी। वरना उसको सजा मिल जाएगी। अगर वो वॉलंटरी हर्ट कोज कर रहा है व्यक्ति को जिसकी कोई नीड नहीं है हर्ट कोज करने की, तो उसको सजा मिल जाएगी। अब देखिए डी, द अबैटमेंट ऑफ एनी ऑफेंस टू द कमिटिंग ऑफ विच ऑफेंस इट वुड नॉट एक्सटेंड। तो यही कह रहा है भाई, जब जिस डूअर ने कोई अपराध किया, कोई एक्ट किया, उसको ही अगर माफी नहीं मिल पाई सेक्शन 30 भारतीय न्याय संहिता की, तो जिसने उसको डूअर को अबैट किया था, तो अबैटर को कैसे माफी मिल जाएगी? अबैटर को भी सजा होके रहेगी। कोई भी सेक्शन 30 भारतीय न्याय संहिता की अबैटर भी डिफेंस नहीं ले सकता, ठीक है। तो मतलब ये कहना चाह रहा है कि भाई कोई डॉक्टर है ए, ठीक है, और कोई व्यक्ति है बी, ठीक है, बी व्यक्ति का एक्सीडेंट हो जाता है, ठीक है, बी व्यक्ति का एक्सीडेंट हो जाता है, उसको बी व्यक्ति को ए के हॉस्पिटल में लाया जाता है। अब ए जो व्यक्ति है, जो डॉक्टर है, उसका को डॉक्टर एक हो रहा है जो सी है, वो बी से ग्रजिश रखता है, ठीक है, वो पुराने दुश्मन होंगे, कॉलेज टाइम में बनती नहीं होगी उनकी। तो ए के पास उसको ट्रॉमा सेंटर में बी को लाया जाता है जिसका एक्सीडेंट हो जाता है उस व्यक्ति का, ठीक है। अब जो सी है वो बी का दुश्मन है और वो ए का को डॉक्टर है, मतलब उसी को हॉस्पिटल में काम करता है। तो ए उसको क्या कहता है, अरे ये तो बड़ा गंदा आदमी है, ये तो बड़ा गंदा आदमी है। जब हम साथ पढ़ते थे ना, तो कहता था जो तू आगे जाके डॉक्टरी कर रहा है, तू कोई भी बिजनेस करेगा ना, तेरे अस्पताल में आग लगा देंगे तेरे को। अब वो डॉक्टर कहता है इसमें तो भाई मेरे भी शेयर है, ए कहेगा ये आग कैसे लगा देगा, ले मैं इसका इलाज कर ही देता हूँ। अब वो जो बी है, जो इंजर्ड था, उसको बस पट्टी पुट्टी गर्म पट्टी करके इलाज हो सकता था उसका, ली। पर क्या किया उस ए ने क्या किया, जो जिसके ट्रॉमा सेंटर पर लाया गया था, और सी ने नहीं किया। सी तो बस अवॉइड कर रहा है ए को। क्या किया ए ने भाई, उसके हाथ में अलग से एक चीरा लगा के उसको टाके लगा दिए, उसके पैर पे एक चीरा लगा के टाके लगा दिए, और क्या किया, उसको हर्ट कोज कर दिया। बस उसको नीड तो थी भाई, बस पट्टी पुट्टी कर दे, उसकी हाथों पे थोड़ी बहुत चोट लग रही होगी, उसने और छील के और चीरा लगा दिया, मतलब चीरा लगा के टाके लगा दी बस, और उसको हल्की सी चोट लगी पड़ी थी, स्कूटर से एक्सीडेंट हो तो हल्की चोट लगी पड़ी थी। अब पट्टी जो फर्स्ट एड होती है उससे काम चल जाता, पर उसने क्या किया, पूरा चीरा लगा के पट्टी लपेट दी और स्टिच से लगा दिए। अब इसकी तो नीड नहीं थी ना, उसने स्वयं इच्छा से हर्ट कोज किया, ठीक है, उसने स्वयं इच्छा से हर्ट कोज किया, और किसके कहने पे किया, सी जो उसका को डॉक्टर है उसके कहने पे किया। तो ए यहाँ क्या हो जाएगा, अबैटेड हो जाएगा, और सी क्या हो जाएगा, यहाँ अबैटर हो जाएगा। तो ये कह रहा है जब सेक्शन 30 भारतीय न्याय संहिता का डिफेंस ए को नहीं मिल पाएगा, तो हु इज सी टू गेट द डिफेंस ऑफ सेक्शन 30 भारतीय न्याय संहिता, सी को भी सजा होगी रहेगी। जो प्रावधान भारतीय न्याय संहिता के उनके ऊपर चार्ज किए जाएंगे, सी को भी कोई डिफेंस नहीं मिलेगा सेक्शन 30 भारतीय न्याय संहिता, क्योंकि अबैटमेंट एक हर्ट कोज करने का, तो वो भी एक सजा ही मिलेगी उस चीज की भी, ठीक है। अबैटमेंट भी ये अपराध बनता है इस चीज का, ठीक है। अबैटर को भी यहाँ कोई डिफेंस नहीं मिलेगा सेक्शन 30 भारतीय न्याय संहिता का, ठीक है। अब हम इसके इलस्ट्रेशन पढ़ते हैं, जो कि पूरे 1 2 3 4 4 इलस्ट्रेशन है, फिर एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे, फिर सेक्शन 31 32 और फिर 33 पढ़ लेंगे, फिर अपनी क्लास खत्म करेंगे। अब देखिए इलस्ट्रेशन 1 ऑफ सेक्शन 30 भारतीय न्याय संहिता। Z इज थ्रोन फ्रॉम हिज हाउस, Z को बाहर फेंक दिया जाता है उसके घर से, एंड इज इनसेंसिबल, और वो फिर इनसेंसिबल हो जाता है, मतलब वो क्या हो जाता है भाई, जैसे उसको बाहर घर से फेंका तो वो पागल सा हो जाता है, वो इनसेंसिबल सा हो जाता है, ठीक है, मतलब वो डिस्टर्ब रहने लग जाता है। अब देखिए ए सर्जन फाइंड्स दैट Z रिक्वायर्स टू बी ट्रीपेंड। अब ए जो है, जो सर्जन है, डॉक्टर साहब है, वो ये फाइंड आउट कर दे कि भाई जेड को तो ट्रीपेन करना चाहिए, ट्रीपेन कुछ होगा ये नहीं मेरे को नहीं पता। देखिए ए नॉट इंटेंडिंग जेड्स डेथ, जो डॉक्टर है, ट्रीपेन मतलब उसके भले के लिए कुछ इलाज करना होगा भाई डॉक्टर को, सर्जन को, तो ट्रीपेन क्या होगा। अब देखिए ए नॉट इंटेंडिंग जेड्स डेथ। अब जो ए है, जो जेड है, जो इनसेंसिबल हो चुका है, जो डिस्टर्ब रहता है, जो कि अब वो क्या करता है, उसको भाई अस्पताल में ला जाएगा, उसको जब उसको घर से बाहर फेंक देगा, वो इनसेंसिबल हो गया, मतलब वो अपने माइंड में नहीं रहा, वो अनकॉन्शियस हो गया। तो ए जो डॉक्टर है, सर्जन है, ए नॉट इंटेंडिंग जेड ए की कोई इंटेंशन नहीं है, कोई इरादा नहीं है कि वो मैं जेड की मृत्यु कोज कर दूं, बट इन गुड फेथ फॉर जेड्स बेनिफिट, पर अच्छे विश्वास में जेड के बेनिफिट के लिए, फायदे के लिए क्या करते हैं, परफॉर्म्स द ट्रीपेन बिफोर जेड रिकवर्स हिज पावर ऑफ जजिंग फॉर हिमसेल्फ। परफॉर्म करते थे ट्रीपेन, मतलब मेमोरी लाने की, कोई ट्रीपेन यही होगा, मेमोरी लाने का, कोई भाई इसको मेमोरी, इसको दोबारा से इसकी तंदुरुस्त हो जाए, उसके बारे में कोई ट्रीपेन कर देते हैं, और उससे पहले कर देते हैं कि जेड को इसके बीते हुए जो इसका पास था वो याद आ पाए। भाई याद आएगा, वो क्या होगा, वो अपनी पावर ऑफ जजिंग में आएगा भाई, वो सोच समझ सकेगा, वो रैशनल जजमेंट, वो कोई रैशनल निर्णय ले पाएगा भाई कि मेरे को करवाना चाहिए ना करवाना चाहिए। तो जो क्या करते हैं, ए जेड के ऊपर, ए जो डॉक्टर होते हैं वो जेड के ऊपर ट्रीपेन परफॉर्म कर देते हैं, और उससे पहले कर देते हैं
जब वो रिकवर कर पाया अपनी पावर, जो इनसेंसिबल हो गया था, उसको घर से फेंका गया था, जजिंग फॉर हिमसेल्फ, अपने लिए वो क्या बेटर है, वो अपने लिए कोई जज करने की पावर में आ पाए जेड, उससे पहले ए जो डॉक्टर है उसके ऊपर ट्रीप एंड परफॉर्म कर देते हैं। तो क्या होता है, ए हैज कमिटेड नो ऑफेंस। तो यहाँ जो डॉक्टर ए है, जो सर्जन है, उसने कोई अपराध कमिट नहीं किया। क्योंकि क्यों नहीं किया? क्योंकि जेड इनसेंसिबल हो चुका था और उसके ऊपर तुरंत ट्रीटमेंट करना जरूरी था, ठीक है। और क्या हुआ, और उसने कर दिया, ठीक है, उसके फायदे के लिए किया, जेड के और उसके अच्छे विश्वास में किया। तो क्या होगा, उसको ए जो सर्जन है उसको कोई सजा नहीं होगी, ठीक है। वो उसको जो भी उसके ऊपर प्रावधान लगेंगे उसको जनरल एक्सेप्शंस की सेक्शन 30 भारतीय न्याय संहिता में बचा लिया जाएगा, ठीक है, उसको डिफेंस मिल जाएगा। अब 2, जेड इज कैरिड ऑफ बाय अ टाइगर। अब जेड को टाइगर उठा के ले जा रहा है, मतलब घसीटते हुए अपने दांतों में लेके जा रहा है। अब देखिए, ए फायर्स एट द टाइगर नोइंग इट टू बी लाइकली दैट द शॉट मे किल जेड। ए अब एक व्यक्ति होगा, जेड जो जेड है उसको टाइगर अपने दांतों में पकड़े, पंजों से पकड़ के, मतलब अपने दांतों से पकड़कर घसीटता हुआ जंगल की तरफ लेके जा रहा था। अब एक व्यक्ति है, वो क्या कहता है, वो गोली चला देता है टाइगर के, मतलब टाइगर, वो ए फायर्स एट टाइगर, ए टाइगर की तरफ गोली तो चलाता है, इस नॉलेज से चलाता है कि भाई हो सकता है टाइगर को भी लग जाए और जो जेड है ना इसको भी लग जाए, ठीक है। अब ये देखिए, इट इज लाइकली टू डेट द शॉट मे किल जेड। जो मैं शॉट चलाता रहा हूँ, जो अब ये एक ही जुबानी, अब मैं ए कह रहा कि भाई जेड को टाइगर उठा के ले जा रहा है। अब मैंने बंदूक तान के जेड की तरफ उस टाइगर की तरफ तान तो दी। अब नॉलेज आ गई है ए के दिमाग में, जो गोली चलाने वाला है, कि भाई ये गोली जो मैं चलाऊंगा ये टाइगर को भी लग सकती है और जेड जो उसको उठा के ले जा रहा टाइगर उसको भी लग सकती है और उसकी जान भी जा सकती है। नॉलेज आ गई है कि भाई लग सकती है। अब देखिए, इंटेंशन नहीं है, नॉलेज है ओनली। देखिए, बट नॉट इंटेंडेड टू किल जेड, बस कोई इंटेंशन नहीं है जेड को किल करने की, जो जिसको टाइगर उठा के ले जा रहा है। अब देखिए, एंड इन गुड फेथ इंटेंडिंग जेड्स बेनिफिट, और अच्छे विश्वास में क्या करता है, जेड के बेनिफिट के लिए, लाभ के लिए इंटेंशन रखते हो, अच्छे विश्वास की इंटेंशन रखते हो कि भाई अगर गोली चलाऊंगा टाइगर को लगेगी तो टाइगर भाग जाएगा छोड़ के इसको जेड को, और मैं इसको उठा लाऊंगा। अब देखिए, एज बुलेट गिव्स जेड्स अ मोर्टल वाउंड। अब ये क्या होता है, अब जो गोली चलती है वो जेड को लग जाती है और थोड़ी बहुत टाइगर को भी लग जाती है, टाइगर छोड़ के जेड को भाग जाता है। तो जेड को मोर्टल वाउंड होता है, थोड़ा गाढ़ा सा कोई इंजरी हो जाती है, मतलब एक वाउंड हो जाता है जो कि मतलब विजिबल है, हाँ भाई कि लगी है, इसको गोली लग चुकी है। अब देखिए, ए हैज कमिटेड नो ऑफेंस। तो यहाँ ए ने जिसने गोली चलाई तो उसने कोई अपराध कमिट नहीं किया। क्यों नहीं किया भाई, टाइगर उसको उठा ले जाता जेड को तो ऑब्वियसली उसको मरना तो था ही। अब ए ने रिस्क ले लिया, गोली चला ली, बस नॉलेज रखते हुए भाई जो मैं गोली चला रहा हूँ ना इससे जेड का बेनिफिट होगा। भाई क्या बेनिफिट होगा, टाइगर उसे छोड़ के भाग जाएगा, वो बच जाएगा उसकी जिंदगी, और उसके लाभ के लिए कर रहा है, जेड के लाभ के लिए ए, ठीक है। लेकिन नॉलेज आ गई कि भाई दूर है, 100 मीटर दूर टाइगर लेके जा रहा है और मेरे पास दुनाली है, मैं गोली मारूंगा तो भाई हो सकता है जेड की टांट में भी लग जाए, सर में भी लग जाए, या फिर टाइगर को भी लग जाए। तो हुआ क्या, कॉन्सिक्वेंसेज क्या निकले, ए ने फायर किया, जेड के थोड़ी बहुत छाती से गोली लग के टाइगर को लगी, टाइगर को लगी, टाइगर को दर्द हुआ, टाइगर भाग गया, जेड को वहीं छोड़ गया। अब जेड को मोर्टल वाउंड हो गया, थोड़ी ऐसी इंजरी हो गई जो कि मोर्टल थी, मतलब जो दिख रही थी, विजिबल थी, हाँ भाई चोट लगी गोली से, ठीक है। तो क्या हुआ यहाँ, अगर जेड ए के ऊपर केस करवाया ना कि उसने मेरे को गोली मार दी और मेरे को मोर्टल वाउंड दे दिया, ए के ऊपर कोई केस होगा तो सही, तभी तो वो डिफेंस लेगा, ए को कोई सजा नहीं हो पाएगी, उसको सेक्शन 30 भारतीय न्याय संहिता का डिफेंस मिल जाएगा, ठीक है। तो यह था हमारा इलस्ट्रेशन 2। अब ये जो बची गई इलस्ट्रेशन 3 और 4 है खुद पर लेना, टाइम होने वाला है 1 घंटा, तो मैं 31, 32, 33 भी पूरा करवाना। देखिए एक्सप्लेनेशन पढ़ देता हूँ इसको, देखिए सेक्शन 30 की एक्सप्लेनेशन पढ़ देता हूँ, स्पष्टीकरण इलस्ट्रेशन के नीचे देखिए, मियर पेक्यूनरी बेनिफिट इज नॉट बेनिफिट विद इन द मीनिंग ऑफ सेक्शन 26, 27 एंड दिस सेक्शन। तो कह रहा है सिर्फ कुछ पैसों से संदर्भित कुछ लालच है ना, पेक्यूनरी बेनिफिट है कि भाई इसको कुछ पैसों से संदर्भित लाभ हो जाएगा जिसके ऊपर कुछ एक्ट होगा, ठीक है। तो वो कोई बेनिफिट नहीं है, वो कोई फायदा नहीं देखा जाएगा इस बेनिफिट में, जो इसमें हम शुरू से सेक्शन 27, 28, 29, 30 में जो बेनिफिट पढ़ते आ रहे हैं ना, कि कुछ भाई बेनिफिट गुड फेथ में और उसके बेनिफिट के लिए जो जिसके आप एक्ट करने वाले उसके ऊपर कुछ बेनिफिट के लिए कुछ करना पड़ेगा। तो कह रहा है वो बेनिफिट बस कुछ पैसों से संदर्भित, कुछ पेक्यूनरी का मतलब आती पैसे हैं, मतलब मनी से संदर्भित कुछ अगर फायदा बेनिफिट होने वाला है ना जिसके ऊपर आप एक्ट करने वाले हो और उसने कंसेंट दी है चाहे नहीं दी है, तो ये बेनिफिट कोई बेनिफिट नहीं माना जाएगा, तो आपको कोई एक्सेप्शन नहीं मिलेगी, ठीक है। ये कहा जा रहा है, ठीक है। अब ये कहा जा रहा है, ठीक है। अब ये एक्सप्लेनेशन हमारी इलस्ट्रेशन 4 के नीचे दी गई थी, इलस्ट्रेशन 4 एक बार पढ़ लेते हैं। अब देखिए, ए इज इन अ हाउस विच इज ऑन फायर, ए एक घर में है जिसमें आग लगी पड़ी है, विद जेड, और ए के पास उस घर में जेड भी है, अ चाइल्ड, जो कि जेड है, एक बच्चा है। पीपल बिलो होल्ड आउट अ ब्लैंकेट, तो जो उस घर के नीचे जो व्यक्ति इकट्ठा हो जाए, भाई आग लग जाती है तो घर के नीचे व्यक्ति इकट्ठा हो जाते हैं, तो एक बड़ा सा कंबल जो ब्लैंकेट है वो होल्ड कर लेते हैं नीचे, और ए और जेड रूफ टॉप पे आ जाते हैं, ठीक है।
ए ड्रॉप्स द चाइल्ड फ्रॉम द हाउस टॉप। ए अब क्या कर देता है, ए क्या कर देता है, जेड को हाउस टॉप से, घर की छत से नीचे फेंक देता है उसको कंबल पर, ब्लैंकेट पर। ठीक है, अब देखिए, नोइंग इट टू बी लाइकली दैट द फॉल में किल द चाइल्ड। अब बस किस नॉलेज से फेंकता कि भाई जो मैं चाइल्ड है, चाइल्ड को फेंक रहा हूँ, आग लग रही घर में, और ये जो फोल्ड कर रहा हूँ इससे इस चाइल्ड की मृत्यु भी हो सकती है। क्या भाई, क्या पता भाई बच्चा डर जाए, सदमे में आ जाए और ऊपर ही मर जाए हवा में। ठीक है, या नीचे गिरे ब्लैंकेट से, नीचे गिर के मर जाए भाई, ब्लैंकेट का वो ब्लैंकेट वो छोड़ दे सारे और मर जाए। तो ये नॉलेज के साथ वो फेंक देता है ए जो है उस चाइल्ड को। ठीक है, अब देखिए, बट नॉट इंटेंडिंग टू किल द चाइल्ड, पर इंटेंशन नहीं है कोई उस चाइल्ड को मारने की, वो फेंक तो रहा है, नॉलेज है कि भाई हाँ चाइल्ड भाई बच्चा है, मर सकता है भाई, सदमा लग जाए ऊपर से, मेरे को क्यों फेंक देगा, पर इंटेंशन नहीं है कोई चाइल्ड को मारने की। अब देखिए, एंड इंटेंडिंग इन गुड फेथ द चाइल्ड्स बेनिफिट, और इंटेंशन क्या है भाई, अच्छे विश्वास में भाई चाइल्ड के लाभ के लिए कि भाई आग लगी पड़ी, आग में भी तो जल के मरेगा, मैं ऊपर से फेंक देता हूँ। नॉलेज है कि मर जाएगा भाई, प्रेशर नहीं झेल पाएगा भाई, उसमें आ जाएगा, और पर इंटेंशन नहीं। अब देखिए, हेयर इफ इवन इफ द चाइल्ड इज किल्ड बाय द फॉल, ए हैज कमिटेड नो ऑफेंस। अगर ये कह रहे हैं इंटेंशन उसकी नहीं है ना ए की, भाई चाइल्ड को वो नीचे डाल रहा है बिल्डिंग से, रूफ टॉप से, तो उसकी नॉलेज है कि हाँ भाई चाइल्ड बच्चा है, हवा में उसको झटका लगेगा, वो डर जाएगा, वो सहम जाएगा, तो मर भी सकता है, नॉलेज है। ठीक है, तो ये कह रहा है कि हाँ अगर ए ने उस चाइल्ड को छत से गिर भी मतलब नीचे डाल भी दिया ना, नीचे ड्रॉप कर भी दिया, और फिर भी वो मर जाता है, तो यहाँ ए ने कोई अपराध नहीं कमिट किया, क्योंकि उसकी इंटेंशन नहीं थी, नॉलेज थी हाँ भाई, क्योंकि मैसिव फायर लगी पड़ी है घर पे, वो वैसे ही आग में मर जाता, मैंने उसको नीचे फेंक दिया, भाई यही एक रिसोर्स होगा बचने का, तो ए ने कोई अपराध कमिट नहीं किया, ये है। ठीक है, इसमें और एक्सप्लेनेशन मैंने पढ़ाई दी है, सेक्शन 30 भारतीय न्याय क्षेत्र की ये कह रही है कि भाई जो हमने इसमें बेनिफिट पढ़ रहे हैं सेक्शन 26 में, 27 में और 30 में, इसमें बेनिफिट कोई पैक्योनरी बेनिफिट मत समझ लेना। पैक्योनरी बेनिफिट मतलब पैसों से संदर्भित कोई मुनाफा मत समझ लेना, पैसे इसमें कोई बेनिफिट का रोल प्ले नहीं करेंगे, कोई अदर जो चीज़ें हैं जिससे लाभ देखा जा सकता है, दिया जा सकता है, जिसके ऊपर आप एक्ट करने वाले हो उसका वो चल जाएगा, पर पैसे का बेनिफिट इसमें कोई डिफेंस उपलब्ध नहीं करवाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा सेक्शन 30 भारतीय न्याय क्षेत्र का। हम पढ़ेंगे सेक्शन 31, फिर 32, फिर 33। ठीक है, 31 और 33 तो छोटे हैं, 32 थोड़ा लंबा है, तो 10 मिनट में इसको भी खिंचवाते हैं। ठीक है, अब देखिए, क्योंकि सेक्शन 32 भारतीय न्याय क्षेत्र का बहुत इंपॉर्टेंट है, अब इसको खिंचवाते हैं। सेक्शन 31, कम्युनिकेशन मेड इन गुड फेथ, वार्तालाप किया है, एक व्यक्ति को कुछ वार्तालाप बताया गया और अच्छे विश्वास में बताया गया। तो अब देखिए क्या होगा, देखिए 31 की बॉडी, नो कम्युनिकेशन मेड इन गुड फेथ, कोई भी कम्युनिकेशन, कोई भी वार्तालाप जो कि अच्छे विश्वास में की गई है, इज एन ऑफेंस, वो अपराध नहीं बनेगा। बाय रीजन ऑफ एनी हार्म, बस इस कारणवश की कुछ हानि हो गई है एक व्यक्ति को, जिसको कम्युनिकेशन की गई है, टू द पर्सन टू होम इट इज मेड, और किसको हानि हो गई, जिसको कम्युनिकेशन की गई। जैसे मैं किसी को कम्युनिकेशन कर रहा हूँ और मैंने कुछ वार्तालाप बोली, उस व्यक्ति को कुछ हानि हो गई, तो ये हानि कोई हानि नहीं कहलाएगी अगर गुड फेथ में यह कम्युनिकेशन की गई। देखिए, इफ इट इज मेड फॉर द बेनिफिट्स ऑफ दैट पर्सन, अगर ये कम्युनिकेशन क्यों की गई है, उस व्यक्ति के फायदे के लिए, मुनाफे के लिए, बेनिफिट के लिए। ठीक है, मुनाफा तो क्या, उस व्यक्ति के अच्छाई के लिए, बेनिफिट के लिए, ठीक है, लाभ के लिए, तो वो कम्युनिकेशन कोई भी अपराध नहीं बनेगा। मान के चलिए एक ए है जो डॉक्टर है और एक बी है जो कि पेशेंट है। अब बी एक ऐसे दिन पर हॉस्पिटल में आता है जब उसको 6th डिग्री का कैंसर है, मतलब वो 2 दिन बाद ही मरने वाला। अब वो आता है, उसको ज़्यादा पेन होगा भाई, 2 दिन बाद मरने वाला, तो कैंसर उसको पता नहीं मेरे को कैंसर, और उसको 6th डिग्री का कैंसर है उसको पेशेंट को, उस बी को। वो अब ए के पास आता है, ए सारे टेस्ट यूज कर लेता है, ए उसको तुरंत बता देता है 1 घंटे बाद ही, अरे सर आपने तो आने में देर कर दी, आप तो 5 साल पहले इलाज चालू करवाना चाहिए था, आप तो 2 दिन में मरने वाले हो। अरे तुरंत उसने सुना, वो टेंशन क्या हुआ, वो टेंशन से जाके उसने बी जो पेशेंट ने उसने सुसाइड कर ली। तो क्या हुआ, एक वो नोट लिख गया कि भाई मेरे को तो डॉक्टर ने ये बता दिया कि मैं 2 दिन बाद मरने वाला हूँ, मेरे को तो 6th ग्रेड का कैंसर है। तो क्या हो गया, अब सीधा पुलिस डॉक्टर को उठाएगी कि भाई तूने उसको वो करा है, फांसी के लिए उकसाया है, और उसने फांसी भी खा ली। ठीक है, बी ने, तो क्या होगा, सीधा ये कुछ भी नहीं होगा, वो कह देगा भाई मैंने कम्युनिकेशन, डॉक्टर कह देगा मैंने तो बी को कम्युनिकेशन गुड फेथ में करी थी, भाई जो तेरे 2 दिन है, जो तुम 5 साल आ नहीं पाए, इलाज नहीं कर पाए, 2 दिन अपने खुल के जी लो, अपने रिश्तेदारों को बुला लो, अपने रिलेटिव को बुला लो, उनके हाल चाल ले लो, उनके दर्शन कर लो, वो तुम्हारे दर्शन कर लो क्योंकि तुम 2 दिन में जाने वाले हो। अब वो घर जाके उसी दिन ही फांसी के फंदे पर लटक जाता है, मर जाता है, और मेरे खिलाफ सुसाइड लेटर लिख जाता है, तो मैं क्या करूँ। ये तो कम्युनिकेशन मैंने अच्छे विश्वास में की थी, क्योंकि आई एम द डॉक्टर और मैंने टेस्ट कर लिए थे, ये मरने वाला है। ठीक है, तो क्या होगा, सेक्शन 31 भारतीय न्याय क्षेत्र का उस डॉक्टर को जो भी उस पर प्रावधान, जो भी भारतीय न्याय क्षेत्र के उसके प्रावधान जो उसके ऊपर एफआईआर होगी, उसमें ट्रायल स्टेज पे उसको डिफेंस मिल जाएगा। सेक्शन 31 भारतीय न्याय क्षेत्र का कहेगा, डॉक्टर साहब, जज साहब कहेंगे आपने
कम्युनिकेशन यह की थी, वार्तालाप की थी, उस पेशेंट को अच्छे विश्वास में की थी, आपको कोई सजा नहीं मिलेगी, आप घर जाइए बाइज्जत भरी। ठीक है, तो यह था सेक्शन 31। अब पढ़ेंगे हम सेक्शन 32। एक्ट टू विच अ पर्सन इज कंपेल्ड बाय थ्रेट्स। एक एक्ट किया एक व्यक्ति पर, ठीक है, और उस एक एक्ट किया एक व्यक्ति ने, और उस व्यक्ति ने एक्ट ये क्यों किया? क्योंकि उसको डर दिखा रहा था, उसको विवश किया होता कि तेरे को अभी मार देंगे और तेरे को अभी कुछ ना कुछ कर देंगे, तेरे को चोट पहुंचा देंगे, और तू ये एक्ट कर हमारे लिए। मतलब उसको थ्रेट से, उसको डांट मार कर, उसको बिल्कुल उसके ऊपर डर का माहौल बनाया, और तब उस व्यक्ति को कंपेल किया जा रहा है, विवश किया जा रहा है कि तू कुछ एक्ट कर। तो अब उस व्यक्ति का एक्ट क्या कौन होगा, उसको डिफेंस मिलेगा। 32 में अब देखते हैं। अब देखिए 32 सेक्शन 32 भारतीय न्याय संहिता की बॉडी पढ़ता हूँ। एक्सेप्ट मर्डर एंड ऑफेंसेस अगेंस्ट द स्टेट पनिशेबल विद डेथ। भाई एक्सेप्शन क्या दे दी? एक व्यक्ति, मान के चलिए ए एक व्यक्ति है जो कि गैंगस्टर है, और बी एक भोले भाले व्यक्ति, बी है एक भोला भाला व्यक्ति, उसको ए जो गैंगस्टर है वो क्या बोलता है कि जा बी, तू भोला वाले व्यक्ति है, तू सी का मर्डर कर, तू सी का मर्डर कर। ठीक है, और वो उसको ए जो गैंगस्टर है वो बी को कंपेल कर देता है, बिल्कुल उसको डरा देता है कि जा तू सी का मर्डर कर, तू मर्डर करेगा तो तेरे को कोई नहीं पकड़ पाएगा, तू भोला वाला व्यक्ति है, और हमारे ग्रजेस भी निकल जाएंगे जो सी के प्रति हम लेके घूमते हैं। तो यहाँ क्या किया, अगर बी ने या डर में आकर सी का मर्डर कर दिया ना, तो उसको बचाव नहीं मिलेगा 32 का। ठीक है, तो यही कह रहा है। देखिए, एक्सेप्ट मर्डर एंड ऑफेंसेस अगेंस्ट द स्टेट पनिशेबल विद डेथ। एक्सेप्शन क्या है भाई? मर्डर किसी का करवाया है, हत्या किसी ने की है थ्रेट में आकर, या फिर राज्य भारत सरकार के विरुद्ध, राज्य सरकार के विरुद्ध कोई अपराध कर दिए हैं जिनकी पनिशमेंट डेथ मिलेगी, मृत्यु ही मिलेगी उस व्यक्ति को जिसको कंपेल किया गया थ्रेट्स के द्वारा। तो ये तो भाई ये तो एक्सेप्शन है। अगर एक थ्रेटेड व्यक्ति ने, जिसको डराया गया है कुछ एक्ट करने के लिए, उसने यह किया ना, तो उसको सेक्शन 32 का कोई लाभ नहीं मिलेगा, कोई डिफेंस नहीं मिलेगा, उसको सजा होगी। अगर बाद में देखिए क्या कैसे मिल सकती है उसको, देखिए नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाय अ पर्सन हु इज कंपेल्ड टू डू इट बाय थ्रेट्स। कुछ भी अपराध नहीं है अगर तो एक एक्ट किया एक व्यक्ति ने जिसको कि विवश किया गया था, डर दिखाकर उसको बोला गया था तेरे हाथ पैर यहीं तोड़ दिए जाएंगे, तेरे को यहीं गोली से उड़ा दूंगा, एक एक्ट कर, तू एक एक्ट कर, किसी के घर में जाके चोरी कर। उसने चोरी कर ली तो उसका वो अपराध माफ कर दिया जाएगा, कोई अपराध नहीं होगा, क्योंकि उसको डर दिखाकर, उसको थ्रेट से कंपेल किया गया था, विवश किया गया था, उसको ऊपर डर दिखाएगा। अब देखिए, विच एट द टाइम ऑफ डूइंग इट, और जिस टाइम उस व्यक्ति को थ्रेट दिखाया जाता है, विवश किया जाता है, और वो उस टाइम वो एक्ट करेगा, जैसे चोरी, जैसा मैं एग्जांपल ले रहा हूँ चोरी का, वो एक व्यक्ति को डराया जा रहा है, एक गैंगस्टर ए है, एक बी को डरा रहा है कि जाके सी के घर में चोरी कर, नहीं तो तेरे को क्या करूँगा, ये करूँगा। देखिए, एट द टाइम ऑफ डूइंग इट, जिस टाइम वो चोरी करेगा उसको क्या होगा, रीजनेबली कॉज द एप्रीहेंशन दैट इंस्टेंट डेथ टू दैट पर्सन विल अदरवाइज बी द कॉन्सिक्वेंस। रीजनेबल, यकीनन रीजनेबल कोज, नतीजे, वह व्यक्ति जिसको थ्रेट से डराया जा रहा है वो यह सोच रहा था कि भाई चोरी नहीं करूंगा ना, तुरंत ये गैंगस्टर है जो ए, अगर ये मेरे को तो चोरी करने के लिए बोल रहा है सी के घर में, बी को बोल रहा है, ए बी को बोल रहा है कि सी के घर में चोरी कर, नहीं करेगा तो तेरे को यहीं गोली से उड़ा दूंगा, तेरे बंदूक के सर पे रखा कि जा चोरी कर। अगर मैं मना करूंगा तो कॉन्सिक्वेंसेस, परिणाम क्या निकलेंगे, तो मेरी मृत्यु ही कर देगा ये। तो अगर वो उसने जाके सी के घर में चोरी कर ली ना बी ने, तो वो कोई अपराध नहीं बनेगा। ठीक है, तो यही हमारा सेक्शन 32 का पैरा 1 कह रहा है। अब एक्सेप्शन पढ़ते हैं, ठीक है, कि भाई कब हुआ, एक्सेप्शन पढ़ते हैं कि कब थ्रेट भी था आपके ऊपर, और आपने कुछ कांड कर दिया, थ्रेट में आते हुए विवश कर दिया किसी व्यक्ति ने, और आपने कुछ कांड कर दिया उसके बोल में आके, उसके कंपल्शन में आके, तो अब क्या होगा, तो देखिए, प्रोवाइडेड द पर्सन डूइंग द एक्ट डिड नॉट ऑफ हिज ओन अकॉर्ड। कह रहा जो व्यक्ति जैसे मान के चलिए ए गैंगस्टर है, बी एक भोला वाला व्यक्ति है, बी को बोला जा सी के घर में चोरी कर, तो यही कह रहा है बी अपने कारणवशी ना फंसाओ उस स्थिति में, बी अपने कारणवशी ना फंसाओ उस स्थिति में, और उसने फिर वो एक्ट किया हो, तब कोई एक्सेप्शन मिलेगी। देखिए इसका एग्जांपल बताऊंगा। और फ्रॉम अ रीजनेबल एप्रीहेंशन ऑफ हार्म टू हिमसेल्फ शॉर्ट ऑफ इंस्टेंट डेथ प्लेस हिमसेल्फ इन द सिचुएशन बाय विच ही बिकम सब्जेक्ट टू सच कंस्ट्रेंट, तो उसको कोई एक्सेप्शन नहीं मिलेगी सेक्शन 32 भारतीय न्याय संहिता की। मान के चलिए दो व्यक्ति हैं ए और बी, ठीक है, वो रात के 12 बजे सदर बाजार गुड़गांव में एक ज्वेलरी शॉप के पास चले जाते हैं उसमें चोरी करने के लिए। तो ए और बी है वो उस ज्वेलरी शॉप का ताला तोड़ रहे होते हैं, उसमें भाई मोटे मोटे ताले लगे रहे होते हैं, ठीक है, उससे नहीं टूट रहे होते हैं, 10 मिनट हो जाती है उनको करते करते ये प्रैक्टिस, वो तोड़ रहे ताला पर नहीं। सी अब दूर से देख रहा है उनको, सी भाई कोई बेवड़ा होगा, वो दूर से देख रहा होगा, क्या देख रहा होगा, बेवड़ा तो मानिए कोई वो सी होगा, कोई बैठा होगा वहाँ पे, वो उनको देख के ए और बी को जोर जोर से हंसने लग जाता है, अरे क्या कर रहे हो तुम, वो कह रहे हम इसको ताला तोड़ रहे हैं। सी कहता है अरे तुम कैसे चोर हो, तुमसे ताला नहीं तोड़ रहा, क्या चोरी करोगे तुम, वो कहते हैं तुमसे मतलब, ए और बी उसको जो चोर होते हैं जो ज्वेलरी शॉप का ताला तोड़ रहे हैं, सी से कहते हैं तुमसे मतलब, तुम अपना काम करो। सी कहता है मैं एक्सपर्ट हूँ, मैं ताले ही तोड़ता हूँ, मैं क्या हूँ, मैं ये चाबी चूबी बनाता हूँ, इसका एक्सपर्ट हूँ। अब ए और बी क्या कहते हैं, आजा बेटा हमारे लिए ताला तोड़, उसको गन लिखा के ले आते हैं। अब सी ताला तोड़ देता है,
और वो वे भी उसमें ब्रगलरी करते थे, मतलब चोरी कर लेते, तो क्या होगा अब सीधा सीधा, सी को कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा सेक्शन 32 भारतीय न्याय संहिता का, क्योंकि उसने अपने ओन अकॉर्ड से अपने आप को फंसवाया है। वो भाई बैठा रहता, वो अपना चोर भाई नताला नहीं तोड़ा तो अपने घर चले जाते, नहीं खुद जाके उनको उंगली मारी, अरे मैं एक्सपर्ट हूँ, ठीक है, खुद उनसे बोला हंस के, अरे तुम कैसे चोर हो, ये है वो है, ठीक है, ये बस एक एग्जांपल था, इसी से ये कनेक्ट होता है प्रोवाइजर, ठीक है। तो उसको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, उस सी जो ताला तोड़ा था अपने कोड से फंसा था, वो जाकर अपने आप को प्रॉब्लम में उसने फंसाया था अपने आप को, और फिर ए और बी ने उसमें चोरी करी थी, तो उसको कोई भी बेनिफिट नहीं मिलेगा सेक्शन 32 भारतीय न्याय संहिता का उस ताला चाबी बनाने वाले को, ठीक है। तो यह हुआ। अब हम एक्सप्लेनेशन 1 स्पष्टीकरण 1 पढ़ते हैं सेक्शन 32 भारतीय न्याय संहिता की। देखिए, अ पर्सन हु, एक व्यक्ति जो कि ऑफ हिज ओन अकॉर्ड, अपने अकॉर्ड से, अपने कार्यक्रम करके, मतलब अपने कर्मों से ही, और बाय रीजन ऑफ अ थ्रेट ऑफ बीइंग बीटन, या फिर किस कारणवश की भाई अगर मैं जो ये व्यक्ति कह रहे हैं, जो मेरे को कंपेल करे, विवश कर रहे, कुछ कार्य कर, कुछ अपराध कर, अगर ये मैं नहीं करूंगा तो मेरे को पीटेंगे, क्या करेंगे, मेरे को बहुत धोएंगे पीटेंगे। ज्वाइन्स अ गैंग ऑफ डेकोर्स, तो वो क्या करता है, अपने अकॉर्ड से एक डाकुओं की गैंग में, जो कि डकैती डालते, जो कि पर्सन्स उनकी गैंग में ज्वाइन हो जाता है, ठीक है। बस किस कारणवश अगर मैं ज्वाइन नहीं होऊंगा तो मेरे को ये पीटेंगे। देखिए, नोइंग देयर कैरेक्टर, और उन डेकोर्ड्स का कैरेक्टर पता है उस व्यक्ति को जो कि उनकी गैंग में ज्वाइन होता है, कि हाँ भाई ये डकैट्स है, डाकू हैं, इज नॉट एंटाइटल्ड टू द बेनिफिट ऑफ दिस एक्सेप्शन, तो वो व्यक्ति जो कि बस पिटाई के डर के कारण डकैतों की गैंग में शामिल हो जाता है, जानते हुए कि ये डकैत हैं, वो उस व्यक्ति को कोई सेक्शन 32 भारतीय न्याय संहिता की डिफेंस नहीं मिलेगा अगर तो वो पकड़ा जाता है किसी एफआईआर में। अब देखिए, ऑन द ग्राउंड ऑफ हिज हैविंग बीन कंपेल्ड बाय हिज एसोसिएट्स टू डू एनीथिंग दैट इज द ऑफेंस बाय लॉ, और किस आधार पर उसको कोई डिफेंस नहीं मिलेगा कि उसको उसके एसोसिएट्स ने, जो अदर डेकोर्ट्स है, उसको उस अदर डेकोर्ट्स ने कंपेल किया कि तू जो हम कह रहे हैं वो कांड कर, और वो कांड जो वो अपराध है वो क्या है, वो कानून में अपराध है, वो कानून में ऑफेंस माना गया है। तो उस व्यक्ति को जो स्वयं इच्छा से बस पिटाई ना हो जाए, उसके डर के कारण, बचने के कारण पिटाई से गैंग्स ऑफ डाकू के गैंग में शामिल हो जाता है, बस इस कारणवश की मैं पिटाई से बच जाऊंगा, अगर नहीं इनको मना कर दूंगा तो ये तो मेरे को मार देंगे, रोज मेरी पिटाई करेंगे, हमारे गांव के डाकू है ये भाई, गैंग मेंबर्स को जोड़ रहे गांव से ही, अगर मना कर दूंगा तो रोज हमारे घर वालों को आके पीटेंगे, तो इससे अच्छा मैं गैंग ऑफ डेकोर्ट्स में शामिल होता। उसको नॉलेज थी ना, जानकारी थी ना कि ये गैंग ऑफ डेकोर्ट्स है, ये तो संत साधु तो है नहीं, ये डाका मारते हैं। तो क्या हो गया, अब वो जाकर खुद शामिल हो गया उनमें, वो डकैती करने लग गया। अदर एसोसिएट्स जो उसके जो गैंग के वाले हैं, उस व्यक्ति को जो शामिल होता है उसको कहते हैं कि जा कुछ अपराध कर जाके, तो अब वो उसको कोई डिफेंस नहीं मिलेगा उस व्यक्ति को जो कि बस पिटाई के डर के कारण गैंग ऑफ डेकोर्ट्स में शामिल होता है। ये हमारा सेक्शन 32 की एक्सप्रेशन 1 कह रही थी। अब एक्सप्रेशन 2, अ पर्सन सीज्ड बाय गैंग ऑफ डाकोर्स, एक व्यक्ति को सीज बंदी बना लिया किसने, डाकू की गैंग ने, एंड फोर्स बाय थ्रेट ऑफ इंस्टेंट डेथ, और उसको उस पर दबाव दिया जाता है कि तेरे जान से तेरे को मार देंगे, क्या करेंगे, टू डू अ थिंग विच इज एन ऑफेंस बाय लॉ, और जान से नहीं मारेंगे, बस तू ये हमारा एक काम कर दे जो कि कानून में अपराध है, वो काम करवाते हैं उससे। फॉर एग्जाम्पल दिया गया है, देखिए समझाने के लिए, कि एक व्यक्ति को डाकोर्स की गैंग, डाकुओं की गैंग सीज कर लेती है, जब्त कर लेती है, बंदी बना लेती है कि तू एक हमारे लिए अपराध कर, नहीं तो तेरे को जान से मार देंगे। और अगर वो व्यक्ति अपराध कर देता है, तो वो एक अपराध बनेगा कानून की नज़रों में। एक एग्जाम्पल दिया गया है, देखिए, स्मिथ कंपेल टू टेक हिज टूल्स, एक स्मिथ को, जो ये लुहार होते हैं ना, उसको विवश किया जाता है कि तू अपने टूल्स ले, अपने ये हथौड़े पथौड़े ले, जो भी तेरे छेनी हथौड़े ये ले, और हमारे साथ चल। देखिए, एंड टू फोर्स द डोर ऑफ द हाउस फॉर द डाकोर्स टू एंटर एंड प्लंडर इट, और तू क्या कर, तू जो लुहार है, तू इस घर का दरवाजा तोड़ दे, इस घर का ताला तोड़ दे, इस घर के जो लोग होता है, जो हमारा कुंडी चिटकनी होती है, उसको तोड़ दे, एक चोट मार के अपने हथौड़े की, हमसे खुल नहीं रही। भाई गोदरेज का कोई लोग होगा, वो बस लुहार की चोट से ही टूट सकता होगा। लुहार को, स्मिथ को ले जाते हैं कुछ व्यक्ति, डाकोर्स ले जाते हैं कि भाई कर ताला तोड़। अब देखिए, एंड टू फोर्स द डोर ऑफ द हाउस फॉर द डाकोर्स टू एंटर एंड इज एंटाइटल्ड टू द बेनिफिट ऑफ दिस एक्सेप्शन, तो स्मिथ को इस एक्सेप्शन का सेक्शन 32 भारतीय न्याय संहिता का एक्सेप्शन डिफेंस मिलेगा, क्योंकि भाई उस स्मिथ को उसके टूल्स ले जाने में विवश किया जाता है, और उसको सीज कर लिया जाता है, उसको बंदी बना लिया जाता है, किसको, उस डेकोर्स के द्वारा, डाकू के द्वारा, कि भाई, और ऑब्वियसली अगर वो मना करेगा तो उसको जान से मार देंगे वो, अगर वो ताला तोड़ देता है उस घर का, और वो जो चोर हैं, जो डकेट्स हैं, वो डाकू हैं, वो घर के अंदर जाके प्लंडर कर देते, मतलब तबाही मचा देते और सारे माल को चोरी करके भाग जाते हैं, तो स्मिथ पर केस फाइल तो होगा, पर उसको सेक्शन 32 भारतीय न्याय संहिता का डिफेंस मिल जाएगा, वो बच जाएगा, उसको कुछ भी नहीं होगा, ठीक है।
तो ये हमारा हुआ सेक्शन 32 भारतीय न्याय संहिता का पूरा, जो कि मैंने पूरी इंटरप्रिटेशन के साथ बिल्कुल डीप ट्रांसलेशन इन हिंदी और एक एक एग्जाम्पल जोड़ जोड़ के बढ़िया बढ़िया चीज़ें बताई। ठीक है, अब हम आज का लास्ट सेक्शन पढ़ेंगे, जो कि सेक्शन 33 भारतीय न्याय संहिता, जो कि कह रहा है एक्ट कोजिंग स्लाइट हार्म। अब कुछ एक्ट ऐसे किए किसी व्यक्ति ने एक व्यक्ति के ऊपर जो कि मामूली सी हानि दे रहे हैं, मतलब ट्रिवियल मैटर्स, ट्रिफल्स, इनको बोलते हैं ट्रिफल मैटर्स। ठीक है, ट्रिफल्स, लॉ डजंट टेक ट्रिफल मैटर्स सीरियस। ठीक है, कानून छोटे मोटे जो केसेस हैं उनको 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 क्या नहीं लेता, उनको सीरियस नहीं लेता, उनको मतलब अहम नहीं रखता। ठीक है, अहमियत नहीं देता। लॉ डजंट टेक ट्रिफल्स मैटर, ट्रिवियल मैटर सीरियस। ठीक है, तो ये सेक्शन 33 भारतीय न्याय संहिता में हमें देखने को मिलता है। पढ़ेंगे हम बॉडी। नथिंग इज एन ऑफेंस बाय रीजन दैट इट कॉजेज, कुछ भी अपराध नहीं है सिर्फ इस कारणवश की उससे परिणाम निकला है, कुछ उससे नतीजा निकला है उस एक्ट से। क्या? दैट इट इज इंटेंडेड टू कॉज, या इंटेंशन थी एक व्यक्ति की कि हाँ मैं कॉज कर ही रहूंगा। क्या? और दैट इट इज नोन टू बी लाइकली टू कॉज, या फिर नॉलेज आ गई थी, जानकारी आ गई थी कि हाँ भाई मैं जो एक्ट करूंगा ना वो उससे हो ही जाएगा, एक व्यक्ति के ऊपर कुछ परिणाम नतीजा निकल ही जाएगा। एनी हार्म, क्या नतीजा निकलेगा? कोई हार्म, एनी हार्म। ठीक है, इफ दैट हार्म इज सो स्लाइट दैट नो पर्सन ऑफ ऑर्डिनरी सेंस एंड टेम्पर वुड कंप्लेन ऑफ सच हार्म, और वो हानि इतनी स्लाइट है, इतनी मामूली है कि कोई भी व्यक्ति ऑर्डिनरी सेंस का, मतलब उस जैसी बुद्धि का, सेंस का, उस जैसी मानसिकता का व्यक्ति जिस पर वो हार्म हुआ है, एंड टेम्पर, और उस जैसी टेम्पर रखने का, मस्तिष्क रखने वाला व्यक्ति पर ऊपर हार्म होता है, ऐसा वुड कंप्लेन ऑफ सच हार्म, वो कंप्लेंट भी नहीं करता इस हार्म की, बिल्कुल भी दरख्वास्त भी नहीं लगाता कि हाँ भाई मेरे ऊपर ये हार्म हुआ है। मान के चलिए ए और बी दो फ्रेंड्स है कॉलेज के। ठीक है, बी आगे बैठता है, ए उसके पीछे बैठता है। अब ए क्या करता है, कोई उसको बी को कोई लड़की बुला रही होगी पीछे से, अब उसको बी को सुन नहीं रहा होगा, वो पढ़ाई में बिजी, और ए को सुन रहा है, वो लड़की बुला रही है उसको, तो वो क्या कहती है, वो लड़की बुलाती है, कह रहा है बी को बुला देना ए, तो ए क्या करता है, उसको वो सुन नहीं रहा, उसने हेडफोन लगा रखे कारण भाई अपनी ऑनलाइन क्लास ले रहा होगा इंस्टीट्यूट में बैठा। ठीक है, कॉलेज में बैठा आजकल भाई हेडफोन लगा देते हैं, उसको चूटी काट ली, ए ने बी को चूटी काट ली, वो कर लिया, चीटी काट ली, मतलब क्या बोलते हैं उसको, अरे चुटकी भर ली। ठीक है, अब बी को हुआ दर्द, भाई बी को हार्म हुआ। ठीक है, तो क्या हुआ, अब बी जाके पुलिस थाने में रिपोर्ट करेगा, और रिपोर्ट हो भी गई तो कोर्ट क्या कहेगा, अरे भाई चूटी तो काटी है, अगर कोई, मैं जज हूँ, अगर मैं भी कहीं ऐसे क्लास ले रहा होता, मेरे को कोई ऐसे चूटी काट देता ना, मैं तो कंप्लेंट भी नहीं करता। मैं क्या हूँ, मैं ऑर्डिनरी सेंस का व्यक्ति हूँ, ऑर्डिनरी टेम्पर रखता हूँ, मैं सामान्य सेंस का व्यक्ति हूँ, सामान्य मानसिक जो माइंड सेट होता है उसका व्यक्ति हूँ, और मैं सामान्य टेम्पर रखता हूँ, बुद्धिमत्ता रखता हूँ, मैं तो इसकी कंप्लेंट भी नहीं रखता। और तूने अपने दोस्त जो ए ने तेरे को बी को चूटी काटी भाई, और तूने इसकी कंप्लेंट करा दी और केस फाइल करा दिया, इसके ऊपर मेरा मुकदमा चल रहा है, मैं इसको बरी कर रहा हूँ, बिकॉज आई डू नॉट टेक ट्रिफल मैटर्स सीरियस, एंड आई एम नॉट टू टेक ट्रिफल मैटर सीरियस, लॉ डजंट टेक ट्रिवियल मैटर, ट्रिफल्स मैटर सीरियस। ठीक है, तो उसको कोई भी सजा नहीं मिलेगी, उसको ए को बाइज्जत बरी कर दिया जाएगा। मतलब किसी व्यक्ति ने किसी को ऐसी हानि पहुंचाई है जो कि इतनी मामूली है कि कोई भी व्यक्ति उसकी कंप्लेंट नहीं करता। ठीक है, पर हाँ किसी कारणवश केस कुछ दर्ज हो गया और कोर्ट में केस चल रहा है, तो भाई कोर्ट में केस चल रहा है तभी तो सेक्शन 33 भारतीय न्याय संहिता का डिफेंस लेगा एक अक्यूज्ड, एक अपराधी, तो उसको छोड़ दिया जाएगा, बाइज्जत बरी कर दिया जाएगा। और किस सेक्शन के अंतर्गत? सेक्शन 33 भारतीय न्याय संहिता के प्रावधान के अंतर्गत। ठीक है, तो ये आज मैंने पढ़ाया पूरा सेक्शन, तो आज मैंने आपको पढ़ाया पूरा सेक्शन 27 से लेकर सेक्शन 33 तक, 27 टू सेक्शन 33 तक, मतलब 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, मैंने आज पूरे 7 सेक्शंस आपको पढ़ाए भारतीय न्याय संहिता के, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और ये पेपर में भर के क्वेश्चंस आते हैं, तो आप याद रख लीजिएगा। ठीक है, और मैंने हिंदी में ट्रांसलेशन करके, इंटरप्रिटेशन करके और बहुत सारे एग्जाम्पल्स जोड़ के पढ़ाए हैं, तो आप याद रखिएगा, बिल्कुल याद रखिएगा, क्योंकि प्री में इनसे ही क्वेश्चन बनते हैं। और कल वाली क्लास में हम फिर सेक्शन, ये प्राइवेट डिफेंस के जो प्रावधान है ना सेक्शन 34 से आगे वाले, तो यह करेंगे। ठीक है, तो बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर। आज की क्लास यही खत्म होती है, बाय बाय, थैंक यू, बाय बाय।